आप लोगों को अफेयर्स क्रिएट करने में, अफेयर्स में जाने में मदद करते हो। कब एक अफेयर का होना सही होता है आपके हिसाब से? सबसे ज़्यादा शुगर डैडी, शुगर मॉमी, अफेयर्स और ये सारों के जो एप्स है उसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर इस देश में है। शादी तोड़ने से बेहतर है कि एटलीस्ट तुम देख लो तुमको जो चाहिए वो। काफ़ी बीवियां हैं जो अपने हस्बैंड्स को कहती है तुम थाईलैंड ट्रिप ले लो। हमारी जो वाइफ है वो सूरज बरजात है कि मूवी में जो जैसी हीरोइंस है वैसी हो, सबके सामने घूंघट पहने, अच्छे से बात करे और बेडरूम में जाते ही सनी लियोनी बन जाए, यू नो। कौन सी पर्सनालिटी के लोग आपके पास आएंगे और आप उन्हें कहोगे हाँ तुम्हें तो अफेयर कर लेना चाहिए या तुम्हें नहीं करना चाहिए? ओपन मैरिज में कब आते हो? दोनों पार्टनर एग्जैक्टली सेम चीज करते हैं। पति को पता है बीवी क्या कर रही है, बीवी को पता है पति क्या कर रहा है। सोसाइटी के सामने दे वेरी हैप्पी। और यूजुअली बिजनेस फैमिलीज में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। यार मैं ना सोच रही थी ये साड़ी पहनूं या ये साड़ी पहनूं, ज्यादा अच्छा कौन सा लगेगा? आस्क योर हस्बैंड ना, व्हाई आस्किंग हिम? बट नो, मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। इट स्टार्ट्स विद दोस्त। ऑलवेज आस्क योर वाइफ और ऑलवेज आस्क योर हस्बैंड, आई एम अ गुड वाइफ और अ गुड हस्बैंड? आई एम डूइंग गुड टू यू? फिजिकल अफेयर्स बहुत बाद में होते हैं। इमोशनल अफेयर्स आर मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज यू बिलीव दैट मैरिज को जितना हद तक हो सके बचा के रखना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। इट्स ओके टू हैव एन अफेयर ऑन द साइड। शादी सुहाग रात के दिन भी झगड़ा होता है। देयर आर चांसेस दैट यू विल नॉट इवन हैव अ गुड फर्स्ट नाइट। But if your husband is accustomed to going to the boys' parties regularly, what does he do in the boys' party? You should be aware. The reason why मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगली जनरेशन शायद मैरिज में बिलीव नहीं करेगी कि हम अफेयर्स क्यों चुनते हैं या क्या करते हैं उसके अंदर। Why do we end up doing that? नमस्ते, वेलकम टू द जर्नी विदिन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। रिलेशनशिप्स पर हमने पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, लेकिन ये एपिसोड थोड़ा हटके है क्योंकि यहाँ पर हम रिलेशनशिप, एक शादी और उसके आउटसाइड क्या होता है, दैट इज़ एन अफेयर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अफेयर्स को हम पसंद करें, उन्हें कॉल आउट करें, ना पसंद करें, घृणा की दृष्टि से देखें, दैट इज़ अ पर्सनल चॉइस। बट एट द सेम टाइम हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अफेयर्स आज की हमारी सोसाइटी की, हमारी लाइफ की रियलिटी है। और जब ये रियलिटी है तो क्यों ना इसके बारे में बात की जाए और समझा जाए कि अफेयर्स होते क्यों हैं। आई एम टॉकिंग टू एन अफेयर्स कोच टुडे, इंडिया के प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली अफेयर्स कोच जो लोगों को अफेयर्स में जाने में मदद करते हैं। ये ऐसा काम क्यों करते हैं? क्यों लोगों को अफेयर्स में जाना कुछ सिचुएशंस में चाहिए या नहीं चाहिए? आपके क्या पर्सनालिटी टाइप्स हैं जो आपके लिए ऐसी टेंडेंसीज पैदा करते हैं कि आप एक रिश्ते में फुली सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, यू लुक आउटसाइड। व्हाट इज इट दैट यू कैन वर्क ऑन अपने रिश्ते पर या खुद के ऊपर कि आपका रिश्ता इंप्रूव हो पाए? इस कॉन्वर्सेशन को एक ओपन माइंडसेट से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा ताकि आप पूरा प्रॉपरली ग्रास्प कर पाए कि क्या बात हो रही है। आई एम श्योर आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए बहुत सारे टेकअवेज इस कॉन्वर्सेशन में हैं। नाउ इट्स अ टाइम टू मीट आवर गेस्ट टुडे। प्लीज वेलकम डॉक्टर शीतल नायर, India's only affairs coach to the Journey Within podcast. But before we see him, a gentle reminder, आप लोगों को अगर The Journey Within podcast की कोशिश पसंद आती है, जो हम काम यहाँ पे कर रहे हैं, तो do support the channel, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये एपिसोड्स उन लोगों तक पहुँच पाए, ये डीप कॉन्वर्जेशंस उन लोगों तक पहुँच पाए जिनको सच में इन कॉन्वर्जेशन की ज़रूरत है। Thank you for supporting us so far. And now finally, let's meet Dr. Sheetal Nair on The Journey Within podcast. नमस्ते शोभा जी। नमस्ते। मैं एक अफेयर्स कोच के साथ पहली बार बैठी हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे अपना प्रोफाइल बताइए कि अफेयर्स कोच होता क्या है। और कोई लिसनर इस कॉन्वर्जेशन को सुनेगा, एक सेंस ऑफ जजमेंट भी आता है कि यू आर समबडी हु इनेबल्स अफेयर्स, आप लोगों को अफेयर में जाने के लिए मदद करते हो। और किस तरह के अफेयर्स में जाने के लिए मदद करते हो, किस लाइफ की सिचुएशन में मदद करते हो, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को ये क्लियर कर दूं कि आई एम टॉकिंग टू समबडी हु हैज़ ट्रिपल डॉक्टरेट डिग्री। 3 बार इन्होंने पीएचडी की है, ये लॉ पढ़ चुके हैं, ये साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं, ये सिम्बायोसिस से मैनेजमेंट स्टूडेंट रहे हैं। सो आई एम टॉकिंग टू समबडी हु इज़ अ वेल एजुकेटेड पर्सन। ऐसा नहीं है कि कोई उठ के यहाँ पे चेयर पे आके बैठ गए और बता रहे हैं कि हाँ अफेयर्स
सही है इसलिए होते हैं या नहीं करने चाहिए या वट एवर दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, राइट? सो आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश दैट यू आर समबडी जिसने ये सब करने के बाद chose to be an affairs coach. Now let's dive in. What is an affairs coach? यू मेक इट साउंड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प लगता है जब आप कहती हैं अफेयर्स टेररिज्म नहीं है। सो प्रॉब्लम क्या है कि हमने बहुत ज़्यादा नेगेटिव कनोटेशन दे दिया है इस चीज़ को। आई हैव बीन अ रिलेशनशिप कोच फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, 16 साल से रिलेशनशिप्स के दायरे में काम कर रहा हूँ। आई बिन वर्किंग विद देम एंड एक चीज़ मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ गई कि अफेयर्स होते हैं, पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं और अभी और ज़्यादा होने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगा एक हैंड होल्डिंग मिलनी चाहिए किसी इंसान को, अगर वो अफेयर में है, अपने रिलेशनशिप से नाखुश है, ही और शी स्टेपिंग आउट, उसको एक आइडिया होना चाहिए कि वो किस चीज़ में जा रहा है। इट शुड नॉट बी लाइक अ दलदल में फंस गया और वहाँ से कैसे बाहर निकलूँ। तो एज एन अफेयर्स कोच मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनको गाइड कर सकूँ। अफेयर्स होते क्या हैं? सी Interesting. No. Affairs और relationship में क्या difference है? Let's start there. Correct. Why are you saying कि relationship और affairs अलग अलग है और आप पहले relationships पे काम करते थे, अब आप affairs पे काम करते हो? ओके, रिलेशनशिप बहुत बड़ा वर्ड है, दैट्स अ ह्यूज थिंग। ओके, रिलेशनशिप को एक अगर आप देखें तो मम डैड इज़ अ रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर इज़ अ रिलेशनशिप, बट अमूमन हम जिस रिलेशनशिप की बात करते हैं वो लव इज समथिंग, Romantic relationship. रोमांटिक रिलेशनशिप इज व्हाट वी आर मेजरली टॉकिंग अबाउट। और उस रोमांटिक रिलेशनशिप में देर आर चांसेस कि आप कहीं ना कहीं नाखुश हो जाते हैं, देर इज समथिंग अमिस। एंड जब समथिंग अमिस होता है तो इट्स नॉट लाइक यू हैविंग अ फूड कि आपने चाट खाया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी मिर्च डाल दी और उसको मसालेदार बना के आपने खा लिया। रिलेशनशिप्स आर रिलेशनशिप्स, अगर कुछ मिस हो रहा है तो बहुत कम ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, नो व्हाट शोभा ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें ये करना है। ये नहीं कर पाता है कोई। आप क्या करते हैं, या तो अपने ग्रजेस अंदर अंदर रखते हैं, या तो आप झगड़ने लगते हैं, या तो अमूमन इंसान क्या करता है, बाहर देखने लगता है, कंपैरिजंस ड्रॉ करता है। और रिलेशनशिप्स के अंदर जो दरारें होती है, उस दरारों से पैदा होता है अफेयर। ओके, अब ऐसा नहीं है कि दरार नहीं है तो अफेयर नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए अफेयर्स हमेशा होते हैं। सो हम यहाँ पे दो सिनेरियोज की बात कर रहे हैं। एक तो अफेयर इसलिए कि किसी को बस मन है अफेयर करने का, कोई लोगों को यू नो सम पीपल आर जस्ट नॉट हैप्पी विद व्हाट दे हैव, या उनको कुछ बाहर एक्सप्लोर करने का मन होता है, एडवेंचरस होते हैं। दोज आर वन कैटेगरी ऑफ अफेयर्स। एंड द सेकंड कैटेगरी ऑफ अफेयर इज कि आप जिस रिश्ते में हैं, जिस रिलेशनशिप में हैं, आप वहाँ पे खुश नहीं हैं, वहाँ पे कुछ तो आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, या कुछ मोनोटनी या बोर्डम सेट इन हो गया है, कुछ तो भी रीज़न है जिसकी वजह से अब आप जो आप मसाले की बात कर रहे थे, यू नो कि कुछ ऐड करना है, वो आप बाहर ढूंढ रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग अफेयर। सो टू कैटेगरीज ऑफ अफेयर, वन विच इज स्टेमिंग आउट ऑफ जस्ट प्लेन आइडिया ऑफ फन कि मैं फन करने जा रहा हूँ तो मैं अफेयर कर रहा हूँ, एंड सेकंड इज कमिंग आउट ऑफ some sort of an unfulfilled need. Am I correct in understanding this so far? बिल्कुल सही कहा आप। चलिए अब बात करते हैं दोनों बारों में। बिल्कुल सही कहा। बट यूजुअली क्या होता है, जैसे जो ऑडियंस आप पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो लोग सुन रहे हैं, हम जैसे अफेयर्स कहेंगे ना, उनके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, और वो क्या होगी? सेक्सुअल अफेयर, फिजिकल इंटीमेसी। बिकॉज यूजुअल कनोटेशन ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ फिजिकल चीज़ मिसिंग है रिलेशनशिप में, वो इंसान जब बाहर ढूंढता है उसको आप अफेयर कहते हैं। अमूमन यही माना जाता है, दिस इज द कोलोकियल अंडरस्टैंडिंग, यू नो। क्योंकि जब हम मूवीज में भी देखते हैं या फिर हम रियल लाइफ में भी सुनते हैं, दे वर कॉट रेड हैंडेड, दीज आर द टर्म्स दैट वी लिसन टू, राइट? कि उन रंगे हाथों पकड़े गए। बिल्कुल सही। ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे। अभी हमने वो दैट कोल्डप्ले कॉन्सर्ट पे that scene we saw, right? A big four ka CEO or something having an affair with his vice president or something like that. So both of them had, I think, divorces after that or something like that, right? तो affairs का ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ने उनको कलर कर दिया है एक गंदे कलर के साथ। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जब आप एक रिश्ते में ऑलरेडी हैं, तो आपने कहा दो चॉइसेस हैं आपके पास, या तो आप उस रिश्ते के बाहर कुछ वो मसाला जिसके हम बात कर रहे थे, दैट वट एवर इज नॉट गेटिंग मेट, मसाला इज नॉट द राइट वर्ड, मे बी एक अनफुलफिल्ड नीड जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हैं, ए दैट। और दूसरा कि आप जो सिचुएशन है वैसे ही चलाते रहें, रिजेंट करें उस इंसान को, अपने पार्टनर से एक तरह से दूरी हो जाए, मन से रिजेंटमेंट हो जाए, नफरत हो जाए। बट एक तीसरा रास्ता भी है, तो व्हाई नॉट ब्रेक अप? इस चैप्टर को ही क्लोज करें और फिर नेक्स्ट चैप्टर पर जाएं। व्हाई अफेयर्स? सो प्रॉब्लम ये है कि हम
कुछ तोड़ नहीं सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए उस सिचुएशन को फेस करना। तो हम क्या करते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, और भागते भी ऐसे नहीं कि सबके सामने, बिकॉज ये हमें आइडियल रिलेशनशिप तो सबके सामने मेंटेन करनी है। सोसाइटी के सामने आइडियल हस्बैंड है, आइडियल वाइफ है, बहुत अच्छा घर है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, बट उसके पीछे सिर्फ हमारे फ़ोन को पता है कि हम हकीकत में क्या है। फ़ोन के गूगल क्रोम को, सर्च हिस्ट्री को, या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग हिस्ट्री को पता है कि हम क्या देखते हैं, हमें क्या पसंद है। उसके सिवा किसी को नहीं पता। तो हम वो इमेज मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए वो तीसरा ऑप्शन जो है वो बहुत रेयरली आता है, और वो आता भी तब है जब बहुत ज़्यादा डिले हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। तो प्रश्न ये है कि हम अफेयर्स क्यों चुनते हैं या क्या करते हैं उसके अंदर, व्हाई डू वी एंड अप डूइंग दैट। यूजुअली क्या होता है कि एक रिलेशनशिप में जब आप जाते हैं या किसी रिश्ते में आप शुरुआत करते हैं, तो आपका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मुझे इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। जैसे आप इस रिलेशनशिप के एंटर करते हैं, यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन, यू आर ग्रोइंग इन द रिलेशनशिप, आपका पार्टनर भी ग्रो कर रहा है, बट ज़रूरी नहीं कि आप दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं। कभी कभी आप ओवर ग्रो कर जाते हो और आप कंपैरिजन करने लगते हो कि यार उसके रिलेशनशिप में उसकी बंदी या उसका बंदा ये कर रहा है, मेरे रिलेशनशिप ये करता नहीं है। पर आप कभी जाके अपने पार्टनर से बात नहीं करते हो, आप ऑटोमेटिकली उसके साथ कहने लगते हो, झगड़ने लगते हो, यू स्टार्ट फाइटिंग, नैगिंग दैट पर्सन, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू दैट पर्सन यू नैग। अब वो सामने वाले को पता ही नहीं है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो क्या करेगा। एक और केस भी होता है डॉक्टर शीतल, अगर आप उनसे बात भी जाके करते हो तो कभी कभी आप सोल्यूशन पे आ नहीं पाते हो। मैंने वो भी केसेस देखे हैं, एज अ कोच भी देखे हैं, अपने आसपास भी देखे हैं, जहाँ दो लोगों ने बात तो कर ली, क्योंकि ये चीज़ कुछ लोगों को समझ आ जाती है कि कम्युनिकेशन इज द की। जो सॉल्व होगा वो बात करने से ही होगा, वार्तालाप से ही जो आपका सोल्यूशन है वो निकलेगा। तो लोग बात तो कर लेते हैं और जो सोल्यूशन डिस्कस होते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चल पाना शायद दोनों लोग या शायद कोई एक इंसान उस रिश्ते में नहीं चल पाते हैं। आज आपने बात की कि हम कल से ये करेंगे, और हम सिर्फ अफेयर्स के को अगर मैं सिंप्लीफाई करके दूसरा एग्जाम्पल दूं, जैसे एक कपल ने बात की कि कल से हम अपने फिटनेस गोल्स पे काम करेंगे, लेट्स से। जरूरी नहीं है कि दोनों करें, जरूरी नहीं है कि दोनों एक तरह से करें, जरूरी नहीं है कि दोनों ने जो बात की है उस बात को उस तरह से एग्जीक्यूट करें। तो व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज एन आल्सो एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम, इट इज नॉट नेसेसरली अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल, राइट? दैट इज व्हाई यू नीड अ कोच। सो व्हेन यू से फिटनेस का जर्नी, तो फिटनेस के जर्नी में आप अमूमन देखते हैं कि आपको फिटनेस कोच चाहिए। सिमिलरली इन अ रिलेशनशिप आल्सो, दैट इज वेयर अ रिलेशनशिप कोच कम्स इन। देयर आर टाइप्स जब हमें कपल्स के साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ता है कि वो दोनों कहाँ से आ रहे हैं। दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, दोनों इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, पर दोनों की एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है, अमूमन रिश्ते यूएस और ईरान जैसे ही होते हैं, दे कैन ओनली फाइट विद ईच अदर। देयर इज नॉट अ चांस कि डोनाल्ड ट्रम्प वांटेड वो ईरान के खुमेनी साहब के साथ बैठ के डिस्कस करते, शायद रिजॉल्व हो जाता, पर बात ही नहीं करना चाहते। सो दैट इज वेयर कोचेस कम इन। कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, अफेयर्स कोच क्यों, यू नो व्हाई इज नेसेसरी टू हैंडल अफेयर्स। सी, अफेयर्स आर अ रियलिटी। जितना ज़्यादा हम आज की जनरेशन में टेक्नोलॉजी का इनपुट देख रहे हैं, उतना ही डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है। और डिस्ट्रैक्शन का मतलब है, अफेयर के लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके ऑफिस में कोई बहुत सुंदर लड़की या लड़का हो जिसके साथ अफेयर करे। आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ के साथ बैठे हैं, आपके झगड़ा हो गया, आपने इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम पे आपने एक फोटो पोस्ट की, किसी ने आपको डीएम किया, हो गया। दैट इटसेल्फ इज अ बिगिनिंग ऑफ एन अफेयर। आपको लगता है अफेयर नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गो आउट एंड स्टार्ट डेटिंग। पॉइंट ये है कि आपने डिस्कस की, बातें कर ली, जो चीज़ आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ शेयर करना चाहिए आपको, वो आप किसी को सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हो, और वो इंसान आपके दायरे में ही नहीं है, वो कहीं भी शायद 200 किलोमीटर दूर या 400 किलोमीटर दूर रहता है, उसके साथ आप अपने एक रिश्ता बना दिया, मेंटल कनेक्शन हो गया। दैट इज ऑल्सो एन अफेयर। वाई? बिकॉज इट इज डेट्रीमेंटल। वो दीमक जैसा है, दीमक लग गया तो आपका रिश्ता जो है एकदम खोखला हो जाता है। बस अब क्या है, आपको आदत लग गई है, आप वेट कर रहे होते हो कि आपका पार्टनर सो जाए, फिर आप उठे और आप अपने दूसरे पार्टनर के साथ व्हाट्सएप पे चैट करें। उस जो चीज़ आप उनके साथ बात नहीं कर सकते, आप इनसे बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं और वो समझते नहीं हैं। पर आपने कभी कोशिश ही नहीं की है टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम। सो एज एन अफेयर्स कोच हम लोग देखते हैं 70% ऑफ टाइम्स दिस इज अ मेजर इशू, इमोशनल अफेयर्स। सी, फिजिकल अफेयर्स बहुत बाद में होते हैं। इमोशनल अफेयर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर मोर डेट्रीमेंटल टू अ रिलेशनशिप। फिजिकल अफेयर्स में क्या होता है, यू गेट फिजिकल विद अ पर्सन एंड समटाइम्स इट लास्ट, समटाइम्स इट डजंट लास्ट। वासना है, तृष्णा है, खत्म हो जाती है। उसके बाद काफ़ी बार आपको लगता है ये तो मैंने गलत कर दिया। वो मॉरल फैब्रिक आपका जागृत हो जाता है कि अरे ये मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी, आई शुड गेट बैक टू नॉर्मल। इमोशनल अफेयर्स में पता ही नहीं चलता है कि आप गलत कर रहे हो, और उसको आप क्या टैगलाइन देते हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड है,
हम दोस्त हैं, हम हैंग आउट करते हैं, हम कॉफ़ी मीट्स पे जाते हैं, यू हैव योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, यू नो, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन व्हाट्सएप ग्रुप्स, म्यूजिक ग्रुप वेर यू गो एंड मीट पेरेंट्स जिसके साथ अपने बच्चों के म्यूजिक के प्रोग्रेस के बारे में बात कर सकते हो. यू कैन नॉट टॉक दैट टू योर हस्बैंड, और यू कैन टॉक टू समवन एल्सेस हस्बैंड. व्हाई? बिकॉज आपका पॉइंट वहां पे कनेक्ट होता है. दैट इटसेल्फ इज एन अफेयर. दैट इज अ प्रॉब्लम. And we do not constitute that as an affair. We feel that वो तो normal है, it is okay. But that is also a problem. So as an affairs coach, we help people identify the difference between these two things. And that is where we come in. तो आप लोगों को अफेयर्स क्रिएट करने में, अफेयर्स में जाने में मदद करते हो, right? Enablers. Enablers of affairs. Now let me be devil's advocate here. Now somebody जो इस कॉन्वर्जेशन को मेरी ऑडियंस सुन रही है, उनके रिश्ते में अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर उनको अंदर से इच्छा होती है किसी और इंसान से बात करने की, और छोड़ी इच्छा भी नहीं होती है, जस्ट किसी एक इंसान ने आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट दे दिया, या आपके किसी डाउन टाइम पे कोई वो डीएम आ गया आपको, जहां आपको अच्छा लगना शुरू हो गया, और अब उस अच्छे लगने की फीलिंग की आदत हो रही है जो आप डिफरेंट तरीकों से सीख कर रहे हो. एक ऐसा इंसान जब आपके पास आता है तो आप उन्हें क्या कहते हो? आप उन्हें कहते हो कि चलो लेट्स गेट इनटू एन अफेयर, लेट्स गेट यू इनटू एन अफेयर. That would be so simple, na? No, we don't do that. So in spite of us being affair enablers, we have a very scientific process. So we have developed a test. We basically allow the individual to go through the test. See, first a person comes and says that we are not happy in a relationship. कोई आके ये नहीं कहता मुझे अफेयर में जाना है. यूजुअल लोग आते हैं और कहते हैं कि सर हम हमारे रिलेशनशिप में खुश नहीं है, या तो उन्होंने उनके पार्टनर को कुछ ऐसा करते हुए देख लिया है या पकड़ लिया रंगे हाथों जिनसे वो नाखुश है, एंड वो ये चाहते हैं कि हेल्प आवर पार्टनर. यू नो, ये दो केस होते हैं. हम पहले वी हैव अ साइंटिफिक प्रोसेस. वी मेक द पर्सन गो थ्रू द टेस्ट. हम समझने की कोशिश करते हैं कि उस इंसान का इंडिविजुअल माइंडसेट कैसा है. आर दे डिस्टर्ब्ड और नॉट. देखिए, आपके हाथ में एक ग्लास है, उस ग्लास पे पानी भरा हुआ है. वो भरे हुए पानी के ग्लास के साथ अगर मैं आपको कहूँ कि भागो, तो पानी गिरने वाला है, छलकेगा. पर अगर मैं आपको कहूँ एक काम करो, वो आधा पानी का ग्लास पी जाओ और फिर भागो, तो क्या वो पानी का ग्लास छलकेगा? नहीं छलकेगा. तो वो पीने का मतलब है अफेयर करना? नहीं, पीने का मतलब अफेयर करना नहीं है. पीने का मतलब है ये रियलाइज करना कि आप किस स्टेट में हैं. क्या आपके पास का जो ग्लास है वो पानी का ग्लास भरा हुआ है? अगर है तो समझो और उसको एम्प्टी करो. जो फीलिंग्स आपके अंदर है, टॉक, शेयर. अगर इसे और क्लियरली बताना हो, पानी का जो भरा हुआ ग्लास है वो क्या सिग्निफाई करता है? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से विद दिस एग्जांपल? हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स. कि अगर आप इमोशनल स्टेट में एकदम अपने आप को फिल्ड महसूस करते हो, आप सफोकेट हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, और आपको इस इंसान के साथ अब अच्छा लगना बंद हो गया है, या इस रिश्ते में रहने का मन नहीं करता है, दैट इज भरा हुआ ग्लास. अब ये ग्लास खाली कैसे होगा? शेयर, टॉक, बताएं हमको कि आप कहाँ स्टक हैं. सी, आप किसी भी रिश्ते में, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत तो प्यार किया होगा, थोड़ा बहुत तो आपके साथ भी अच्छे रहे होंगे. तो आज अब जिस स्टेट पे आए हो, उसका कारण क्या है? क्योंकि आप शायद कहीं आपको कुछ चीज़ बुरी लगी है और आपने उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया है. हम ये अपने क्लाइंट्स को हम ये एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो हमको शेयर करें, हमको बताए कि कहाँ अटके हैं वो. व्हाट इज़ एग्जैक्टली दैट थिंग दैट इज़ अ पेन पॉइंट फॉर देम. जब उस चीज़ को शेयर करते हैं, हम उसको डिसेक्ट करते हैं. अमूमन उनकी चाइल्डहुड से आता है, अमूमन उनके अनफुलफिल्ड नेचर से आता है. एक डिसफंक्शनल फैमिली, एक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप जो उस बच्चे ने बड़ा होते टाइम अपने पेरेंट्स के साथ देखा है, या अपने सोसाइटी में अपने दोस्तों के साथ देखा है. अमूमन हमें क्या लगता है, डर लगता है कि हमारे दोस्त के साथ अगर ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, हमारे भाई या बहन के साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा है, हमारे पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ हो रहे वाला है. वो डर हमेशा लगा रहता है. तो ये हमारे चीज़ में हमारे दिमाग में खोबिया क्रिएट कर देता है. ये सारी चीज़ों का आउटलेट होता नहीं है, बिकॉज हम सब चीज़ें अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं. ये तो एक साइकोलॉजिकल प्लेन पे जब हम बात कर रहे हैं, ये बात सुनने में अच्छी लग रही है, और ये बात होती भी ऐसे है कि आप अपने पार्टनर के साथ डिससैटिस्फाइड महसूस करते हैं, अनफुलफिल्ड महसूस करते हैं, कुछ नीड्स पूरी नहीं होती है, तो आप एक एक्सटर्नल सोर्स की तरफ देखने लगते हैं. कुछ लोगों के लिए वो किसी तरह की हॉबी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वो कोई तरह की एडिक्शन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वो कोई तरह का इंसान हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो इमोशनल अफेयर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आउट एंड आउट फिजिकल अफेयर हो सकता है, एंड वो सिर्फ फिजिकल अफेयर हो सकता है. मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनके फिजिकल अफेयर्स हैं, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, जस्ट दैट आई नीड टू गेट इट आउट ऑफ माई सिस्टम, सो आई डू इट फॉर दैट रीजन. कुछ लोगों का इमोशनली इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि वो कनेक्शन है ही नहीं मेरे पार्टनर के साथ, तो ठीक है, रहना इन्हीं के साथ है जिस भी वजह से. कुछ लोगों के लिए वो रीज़न
कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, पेरेंट्स की कुछ सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर रीजन दे चूज टू नॉट ब्रेक अप फ्रॉम दैट सिचुएशन बट येट हैव एन इमोशनल इक्वेशन विद समबडी, और उनके लिए उनका गिल्ट जो है वो कम होता है ये अपने आप को बताकर कि मैं फिजिकली तो इन्वॉल्व नहीं हूँ ना इसके साथ, तो आई एम ओके, इट इज जस्ट एन इमोशनल फ्रेंडशिप, कुछ भी बोलो उसे, वो है। इन वॉट एवर सिनेरियो पीपल आर जस्टिफाइंग इट टू देमसेल्व्स। सो ये सब बातें भी साइकोलॉजिकल प्लेन पे हो रही है जो आप भी बता रहे रीजंस दे रहे हैं। कब एक अफेयर का होना सही होता है आपके हिसाब से? क्योंकि एज एन अफेयर्स कोच आई एम श्योर आप ये एडवाइस भी देते होंगे लोगों को कि ओके यू गो आउट एंड डू एन अफेयर, व्हाई डू यू गिव दैट एडवाइस, इन व्हाट सिनेरियोज? सो मेनी टाइम्स क्या होता है ना, जब आपको एक लाइन जो है आपने ड्रॉ की हुई है ज़मीन पे, उस लाइन को छोटा करना है तो यूजुअली वो लाइन मिटा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। काफ़ी बार उस बगल में दूसरी एक लाइन आप खींच देते हैं तो उससे भी ये लाइन छोटी या बड़ी होने लगती है। काफ़ी बार कपल्स को क्या लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वी कैन नॉट मैनेज इट। 15-20 साल शादी हो गई है, शादी में से स्पाइस चला गया है, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अब्रॉड चले गए हैं, आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ है, उनको पता ही नहीं एक दूसरे से बात क्या करें। होता क्या है, अपने अपने बच्चों को पैदा किया, उनको बड़ा किया, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के इर्द गिर्द गुजार दी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपनी बच्चों के आसपास पूरी ज़िंदगी गुजार दी, जैसे बच्चे बाहर चले गए, हस्बैंड वाइफ को पता ही नहीं कि एक दूसरे के साथ क्या करें। उस केस में हम यूजुअली कपल्स को बोलते हैं, व्हाई डू यू नॉट टॉक टू ईच अदर, ट्राई टू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड। उनके पास फिर दूसरा एक ही ऑप्शन होता है कि हम सेपरेट हो जाते हैं। मैं एज एन इंडिविजुअल व्हाट आई स्टैंड फॉर कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी का जो मूलभूत आधार है, द फाउंडेशन फॉर दिस एंटायर सोसाइटी इज मैरिज। आई फील दैट मैरिज शुड नॉट गेट completely disintegrated. To them I say, see, if you want to step out of a marriage, take multiple options. One of the options, other than the 9 options I'm saying, 10 options अगर मैंने दिए उसमें से एक ऑप्शन ये होता है, why do you not check it out other side, कि देखो तो सही जो आपके पास है वो अच्छा नहीं है, try out something else, you may realize that what you have is better than what is there. मतलब आप कह रहे हो कि शादी को तोड़ने से अच्छा अफेयर कर लो, दैट्स बेटर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, शादी को तोड़ने से पहले जांच लो कि आपकी शादी इतनी बुरी है जितने आपके दिमाग में है। क्या एक्चुअली आपको लगता है कि बाहर दूसरे लोग ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है? यूजुअल लोग अपनी शादी और रिलेशनशिप को सोशल मीडिया से ही कंपेयर करते हैं। वेकेशंस ले लिए, सिल्वर जुबली एनिवर्सरी मना दी, केक कटिंग हो गया, लैविश वेकेशंस पे जाना। यू डू नॉट नो रियलिटी क्या हो रहा है। हकीकत तो आई मीन व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द क्लोज डोर्स, वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो मैं कहता हूँ बिफोर यू टेक द फाइनल कॉल, देख तो लो आपको एक्चुअली अच्छा लगता है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड ना, एक बार उस तरफ भी जाके देख लो। लेकिन डॉक्टर शीतल, मैरिज जो होती है वो दो लोगों के बीच का रिश्ता है। एक इंसान ये एडवाइस सीख कर रहा है कि मैं अफेयर करूं या नहीं करूं, और आप उसे कहते हो कि तुम जाके देख लो, तुम अफेयर कर लो। व्हाट अबाउट द अदर पर्सन? कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूजुअली क्या होता है, जब हम ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, जब हमने टेस्ट लिया होता है, हम कंसेंट फॉर्म साइन करवाते हैं। उस कंसेंट फॉर्म में हम क्लाइंट से हमेशा पूछते हैं, क्या आप चाहते हो कि दैट योर पार्टनर शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन? बेस्ट पार्ट इज अगर दोनों पार्टनर साथ में हो तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर कपल्स काउंसलिंग। बट काफी बार पार्टनर्स आर नॉट ओपन विद द आइडिया, सो देन वी टेल, हम बात नहीं करेंगे, व्हाई डू यू नॉट टॉक टू देम, आस्क देम whether they are okay with an idea of an open marriage. And if they are not? If they are not, then we ask the partner to take this as a judgment call, a risk call, because see, there are risks also involved. The Supreme Court of this country does not allow this legally, right? You, if at all you are caught down with your pants, you know, that is constituted as an illegal thing. It's unlawful. So we would never But suggest. does adultery has a punishment in our law? Hindu Marriage Act? Yeah, Hindu Marriage Act? it doesn't, right? Adultery doesn't have. Adultery doesn't have, Adultery doesn't have. But it can constitute divorce, alimony, and multiple other financial implications later on. So we would never suggest, हम अपने clients को ही नहीं कहते कि boss, you know, you go and do this, because then it will later on come and उनको ही hamper करेगा। हम उम्मूमन उनको ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हो तो be discreet and try to take a consent for open marriages. Contrary to what we feel, हमें लगता है ऐसा होता नहीं है, but there are many times partners speak to the others and they accept कि हाँ, शादी तोड़ने से बेहतर है कि एटलीस्ट तुम देख लो, तुमको जो चाहिए वो। काफ़ी बीवियां हैं जो अपने हस्बैंड्स को कहती है तुम थाईलैंड ट्रिप ले लो। What do you think they do there? It is not like the wives are not aware to what is happening. So it is just a justifiable way.
So when I say an affairs coach allows or enables someone to have an affair, I'm not saying कि जाओ go and do it, but try to get a consent to the partner to at least understand. काफी बार एक रेड फ्लैग भी रेज करता है पार्टनर के दिमाग में, मे बी समथिंग इज रॉन्ग, मे बी मुझे ध्यान देना चाहिए. हस्बैंड को सडन लगे मुझे अपनी वाइफ पे ध्यान देना चाहिए, वाइफ को लगे मुझे अपने हस्बैंड पे ध्यान देना चाहिए कि कहीं क्या कमी रह गई है. या द मैरिज इज सो लॉन्ग लास्ट डन कि दे से कि ठीक है कर लो, एंड यू गेट इनटू एन ओपन मैरिज. सी मैरिज इन टुडेज वर्ल्ड बहुत वियर्ड है. आपके पास कपल्स है, आपके पास थ्रपल्स हैं, आपके पास ओपन मैरिजेस हैं, आपके पास वाइफ शॉपिंग, हस्बैंड शॉपिंग, एवरीथिंग हैपेंस. एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है सिर्फ अमीरों के बीच में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपर मिडिल क्लास या HNIs के अंदर होता है. दिस हैपेंस इन ऑल द क्लासेस. द प्रॉब्लम इज हमारी सोसाइटी को लगता है पैसा है तो होता है, ऐसा नहीं है. Why I have a smile on my face is that because I know people like you're saying ना कि across हमें लगता है जिनके पास पैसा है वही लोग ये करते हैं, but I know of people जो housemaids हैं, जो guards हैं, जो Absolutely. drivers हैं, जो cooks हैं, आदमी और औरत दोनों, they have affairs, Absolutely. multiple affairs, not just one. Absolutely. What I want to पर establish, हाईलाइट नहीं होता ना. हाँ सुबह हाईलाइट क्या होता है, HNI का अफेयर हाईलाइट हुआ, हाँ वो Tapes पे भी Coldplay affair highlight concert हो. पे हुआ तो वो highlight हो गया, Coldplay concert पे since they were on that designation. See, common इंसान होता तो तो हाईलाइट highlight नहीं नहीं होता. होता कौन थे. He was a CEO of such a big company. She was a VP HR of such a big company. अगर टॉम डिक एंड हैरी MSME कंपनी का होता तो कोई ध्यान भी नहीं कोई देता. ध्यान नहीं देता. तो ये Correct. प्रॉब्लम है. तो what we are trying to say या what you are rather trying to say in this conversation, ये एक ऐसी conversation है, सबसे पहले तो मैं अपने viewers को कहना चाहूंगी कि इसको थोड़े ना open mind और pinch of salt के साथ ही सुनना पड़ेगा क्योंकि this is not a regular everyday conversation that you hear, especially about affairs, relationships, marriage, जहाँ पे बहुत idealistic conversations होती है, जहाँ पे ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, marriage इस box के अंदर exist करती है और इस box में ये चीज़ें allowed है, ये नहीं है, कि हम सबकी एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है और ये कॉन्वर्जेशन उस बॉक्स के कुछ बाहर की बातें कर रही है, राइट. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू काइंड ऑफ डिसाइफर, कॉम्प्रीहेंड दिस कॉन्वर्जेशन. तो आई वुड एनकरेज यू कि थोड़ा ओपन माइंड और एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ सुने. हैविंग सेड सो, अभी तक हम इस कॉन्वर्जेशन में क्या एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि अफेयर्स आर द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड दैट वी लिव इन टुडे. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इनकरेज करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं डिस्करेज करती हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि है क्या. जैसे कि मेरे सामने ब्लैक मग रखा हुआ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मेरा सबसे बुरा कलर मुझे ब्लैक लगता है, बट मैं ये कह रही हूँ कि ये ब्लैक मग है. इट इज समथिंग लाइक दैट, राइट. तो अफेयर्स आर द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड दैट वी लिव इन टुडे. True. आज और अफेयर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो आप और मैं ऐसे अफेयर की बात कर रहे हैं जो एक रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप होते हुए ऑन द साइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जिसकी इच्छा व्यक्त की जा रही है, राइट. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. क्योंकि Yes. अगर एक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है तब तो आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो. इट्स नॉट एन अफेयर देन, No. राइट. True. सो वी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप उस रिलेशनशिप में शायद कुछ महीनों से हैं, कुछ सालों से हैं, आप 40 प्लस हो गए हैं, आप 30 हैं, आप 60 हैं, वॉट एवर योर एज इज. किसी भी वजह से उस रिलेशनशिप में चीज़ें काम नहीं कर रही हैं या आपको ऐसा लगता है कि काम नहीं कर रही हैं और आपके अंदर एक इच्छा है दैट यू वांट टू एक्सप्लोर आउटसाइड. You are a coach that helps people decide or take that call for them through your scientific process that you are saying here. Okay. Okay. क्योंकि you know why I'm smiling. Nothing to say कि आप जो काम कर रहे हो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, but it is only because कि जो चीज़ें soft, emotional, psychological plane पे होती थी, हम हर चीज़ को mathematics, analytics, algorithms में लेके आके we're trying to put a structure to it. I want to understand, does the structure work? That's the whole point of this conversation. वेरी गुड कन्वर्सेशन एंड बहुत अच्छा सवाल था ये. पहली चीज़ ये कि मैं ये रिपीट करूँगा कि मुझे हमेशा लगता है कि शादी एक फंडामेंटल फाउंडेशन है इस सोसाइटी का. अब व्हाई डू वी नीड अ स्ट्रक्चर? शादी खुद भी एक स्ट्रक्चर है, हम इसके पहले भी स्ट्रक्चर की बात कर ही रहे थे. शादी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सोसाइटी को क्लैरिटी देता है कि किस रोल एंड किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या काम करना है. एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ फादर, एज अ डॉटर, एज अ कज़न, वॉट एवर इट इज़, ये सारे के सारे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, त्योहार, हर चीज़ एक स्ट्रक्चर देता है. वाई डू वी नीड टू साइंटिफिकली स्कोर दिस? द रीज़न वाई नीड टू साइंटिफिकली स्कोर दिस कि जब तक मैं स्ट्रक्चर देता नहीं हूँ, मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि देखो आप इस स्केल पे आए हो कि आपका रिलेशनशिप इस लेवल पे आया है. आई कैन जस्ट मेयरली लुक एट द पर्सन एंड से कि यू नो व्हाट, मुझे नहीं लगता आपकी शादी टूटने वाली है, शादी अच्छी है. वो मुझे ऐसे दिख रहा है तो आपको क्या पता.
मेरी बात क्यों मानेगा? वो नहीं मानेगा। फर्ज करिए मैंने आपको देखा और मैंने कहा कि शोभा मुझे लगता है कि 2 साल के बाद शायद ऐसे चांसेस है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। आप बोले कि क्या बात हुई, कैसे पता आपको? मेरे पास ना आपका ब्लड वर्क है, ना मेरे पास आपकी पास्ट हिस्ट्री है, ना मेरे पास आपकी ईटिंग हैबिट्स है, मेरे पास कुछ नहीं है। बट ये सब खोने के बाद अगर मैं कहूँ शोभा इस तरीके से आप खाओगे, इस तरीके से सोओगे तो आपके डायबिटिक होने की चांसेस ज्यादा है। तो यू विल एग्री टू मी, करेक्ट? द सेम थिंग इज जब हम टेस्ट करते हैं, वी कॉल द टेस्ट प्रिज्म, ओके? जब हम टेस्ट करते हैं तो वी आर एबल टू गिव अ स्कोर। दैट स्कोर हेल्प्स अस टेल द पर्सन दैट दिस इज वेयर दे आर इन द रिलेशनशिप्स के। टेल मी वन थिंग, हाउ डू वी स्कोर रिलेशनशिप्स? लाइक हम कैसे स्कोर कर सकते हैं? जैसे मैंने आपसे पूछा रिलेशनशिप, वी स्कोर individuals personality, ओके personality. We all have personality types. ठीक है, we are sometimes aggressive, passive aggressive, regressive, cooperative. Sometimes someone are malleable है, किसी ने किसी की बात सुन ली। हम पर्सनालिटी बेस्ड डिसाइड कर लेते हैं। जैसे अगर हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उनकी एक पर्सनालिटी है। राहुल गांधी साहब हैं, उनकी एक पर्सनालिटी है। मनमोहन सिंह जी थे, उनकी एक पर्सनालिटी है। उस पर्सनालिटी के बेस पे हम डिविजन करते हैं ना। वैसे इंसान की अलग अलग पर्सनालिटी, हम खाली वो मैप करते हैं। पहला हमारा क्या होता है, हम जैसे पर्सनालिटी बताते हैं लोग आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ आपने सही कहा मैं ऐसा हूँ। हम पर्सनालिटी स्कोर करने के बाद इंडिविजुअल के साथ बैठते समझते हैं कि उन्होंने रिलेशनशिप में क्या खोया, क्या पाया, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और कहाँ मिस हुआ है, ये इंडिविजुअल खुद कहता है। तो ये जो स्कोरिंग है ना 7, 6, 5, वो इंडिविजुअल अपने रिलेशनशिप के खुद करता है। वो भी कैसे दे सकता है? मतलब मैं ये समझना चाहती हूँ, जेन्युइनली समझना चाहती हूँ। इफ समबडी आस्क्स मी कि आप अपने लाइक द लव दैट यू हैव फॉर योर हस्बैंड, आप उसको 0 से 10 के स्केल पे क्या स्कोर करेंगे? तो मुझे लगता है इट्स लाइक है या तो नहीं है। करेक्ट। It's like you can't be half pregnant. Either Correct. you are pregnant or you're not. So either Correct. it's 0 or it's 10. करेक्ट। Anything in between is you're trying to play games with yourself. You're trying to fool the other person. You yourself don't know. आप इतने आने वाले को खुद ही नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो, right? सही। या तो वो 0 या तो वो 10 है, मुझे लगता है। तो ये बीच की स्कोरिंग में आप क्या काम कर रहे हो और ये लोग कैसे खेल रहे हैं इस गेम को, मुझे आप थोड़ा समझाइए। बहुत बढ़िया। सो सवाल यूजुअली ये नहीं होता कि आप अपने पति से कितना प्यार करते हो। सवाल ऐसा होता है कि पिछली बार अपने पति ने आपको बाहर वो कब ले गए, आप क्या करवा चौथ मनाते हो, आपको कैसा लगता है रिलेशनशिप के अंदर, क्या आपने फैमिली प्लानिंग की है तो कितनी की है, कितने बच्चों का सोचा है, क्या आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, अच्छा लगता है हस्बैंड वाइफ को अपने माँ बाप से मिलना, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद एंड में देयर आर अदर क्वेश्चंस आल्सो। एंड में उनको पूछा जाता है आपने अपने शादी कर में एक धारणा रही होगी ना जब आप सिंगल थे कि मैं शादी करूंगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, मेरा पति शाहरुख होगा, सलमान होगा या कोई भी होगा, कुछ तो धारणा होगी ना। हम इससे पहले कह रहे थे ना, अमोल पारेकर सिंड्रोम की बात कर रहे थे कि आपका हस्बैंड कैसा होगा या आपकी बीवी कैसी होगी। होता क्या है अमूमन इंडियन मैन, हम चाहते हैं कि हमारी जो वाइफ है वो सूरज बरजाते की मूवी में जो जैसी हीरोइंस है वैसी हो, सबके सामने घूंघट पहने, अच्छे से बात करे और बेडरूम में जाते सनी लियोनी बन जाए, ये हमारी थोड़ी डाइकोटमी होती है। द सेम थिंग इज देयर विद विमेन आल्सो। वो चाहते हैं कि उनके हस्बैंड्स ऐसे हों। तो आइडिया है इसकी, क्या आपकी जो शादी की एक्सपेक्टेशन थी रिगार्डिंग योर हस्बैंड वो कितनी मैच हुई है, उसका प्रतिशत हर इंसान दे सकता है। दे आर ऑलवेज एबल टू से कि हाँ अभी लग रहा है कि 40-50% पहुंचे, पर थोड़ा और टाइम स्पेंड करूंगी मैं उनके साथ तो और अच्छा हो जाएगा। दैट इज आर इनवर्ड एंट्री। हम जैसे उस लेवल पे पहुंचते हैं देन वी स्टार्ट आस्किंग कि अगर आपके पास वक्त है तो शादी कितने % नहीं चल रही होती है कि उस टाइम पे अफेयर कर लेना सही हो जाता है? देयर इज नो स्पेसिफिक परसेंटेज, इट्स ऑल योर माइंडसेट। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब किस तरह के लोग, कौन सी पर्सनालिटी के लोग आपके पास आएंगे और आप उन्हें कहोगे हाँ तुम्हें तो अफेयर कर लेना चाहिए या तुम्हें नहीं करना चाहिए? गिव मी अ टाइप, गिव मी समथिंग, क्योंकि जो लिसनर्स इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं उनको कुछ समझ में आए कि बात क्या हो रही है। तो आर्च टाइप दे देते हैं। हाँ, हर एक आर्च चीज टाइप का दे दो एक आर्च मुझे। टाइप दे तो 4 आर्च टाइप देता हूँ। 2 आर्च टाइप औरतों का कि वो दूंगा, इंसान कैसे हैं, राइट? 2 आर्च टाइप औरतों का दूंगा, 2 आर्च टाइप मर्दों का दूंगा। अमूमन क्या होता है ना, कुछ लड़कियां हैं जो शायद बचपन से काफ़ी वेल टेकन केयर ऑफ है, बहुत अफ्लुएंट फैमिली से हैं, उनके पेरेंट्स ने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है एंड दे हैव गॉटन एवरीथिंग इन देयर लाइफ। उनकी शादी हुई है, उतनी ही अच्छी घराने में शादी हुई है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, वो उनकी एक्सपेक्टेशन एक नॉच अबव होती है। ओके अब ऐसा इंसान क्या है, दे आर वेरी रेयरली सेटिस्फाइड।
उनको खुश करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उनके मापदंड बहुत ऊपर है। लाइक मेरे दिमाग में एग्जांपल आ रहा है प्रियंका चोपड़ा का। द वे शी सेज माय फादर हैज लव्ड मी सो मच, इतना बड़ा डायमंड तो मेरे फादर ने मुझे दे दिया, तो मैन हैज टू be above and beyond, something like that, right? Yes, to satisfy someone like her, to use Priyanka Chopra's example, would be very hard. I mean, a man will have to bend over backwards probably. Still, he or she may not be able to satisfy this person. Okay. Now, these people, when they come, we will always tell them, okay, you're never going to be satisfied. How about you try something else to understand कि what you have is also good. यानी आपके हाथ में जो है वो कोहिनूर नहीं होगा, बट यार ऐसा नहीं है कि वो लैब ग्रोन डायमंड है। या फिर मार्केट में कोहिनूर ही मिले जा रहे हैं। हाँ, और आपने ही कुछ ऐसा चुन लिया है जो ये तो मतलब यूजुअली क्या होता है ना, सबको ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। So let's call this category of girls, let's give them a title of princess. तो जो प्रिंसेस टाइप की Princess गर्ल्स होती हैं, प्रियंका टाइप की, प्रियंका चोपड़ा टाइप की जो लड़कियां होती हैं, जो एक वेल सिक्योर फैमिली में पली बड़ी, जिनके पास एक वेल सिक्योर करियर है, जिनके पास अच्छी इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। आप कह रहे हो कि इस तरह के लोगों को जनरली जो उनके पास होता है उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, क्योंकि वो खुद इतनी बिग पर्सनालिटी है यार, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अपने लिए की हैं और उनको इतना ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट हमेशा से रहा है उनके साथ, दैट उनके लिए जो दूसरा इंसान उनकी लाइफ में आता है उसको मैचअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उन्हें जनरली ये लगता है कि दिस इज़ लेस, आई कुड हैव गॉटन बेटर, देयर इज़ बेटर अवेलेबल आउट देयर। जो आपने कहा कि आपके पास जो है आपको लगता है ये कोहिनूर नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी या तो एक डिल्यूजनल माइंडसेट होता है कि बाहर तो कोहिनूर ही कोहिनूर अवेलेबल है, मेरे पास ही क्या आ गया है, या फिर आपके अंदर आपकी सेल्फ वर्थ की अंडरस्टैंडिंग इतनी सुपीरियरिटी हो जाती है दैट आपको लगता है कि आई एम द बेस्ट और मुझे तो मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो और कुछ बेटर मिलना चाहिए था। तो ये एक टाइप ऑफ पर्सनालिटी हो गई, प्रियंका चोपड़ा पर्सनालिटी। आई एम नॉट सेइंग anything good and bad about her, but that is the example that's coming to me. It's easier for people to understand. Yeah, so I'm just putting it into that so that's one personality. Second is इनके लिए अफेयर करना सही है, आप कह रहे हो? इनके लिए अफेयर करना सही इन द सेंस दे शुड चेक आउट कि है क्या मेरे पास, क्या मेरे पास जो है वो सही है कि नहीं है। और ऐसे लोग अमूमन क्या करते हैं, व्हेन दे गेट इनटू एन अफेयर दे यूजुअली डिस्ट्रॉय देयर मैरिजेस। ओके, आई विल कम टू दैट आल्सो। शादियां टूट ही जाती हैं, बस यूजुअली क्या होता है कि जैसे वो इस चीज़ में बाहर जाते हैं उनको ऐसा कुछ मिल ही जाता है तो थोड़े टाइम के लिए उनको सेटिस्फाई कर देता है, और वो जो हाई मिलता है उनको वो उसमें खुश हो जाते हैं। बट 2, 3, 4 साल अगेन दे गेट डिवोर्स। एंड आप ये देखेंगे कि इस टाइप के कैरेक्टर्स जब आप सोशल मीडिया पे सर्च करें या ऑनलाइन इनके बारे में पढ़े, दे विल यूजुअली गेट मैरिड ट्वाइस थ्राइस, 4-5 बार तो उनकी शादियाँ हो ही जाती है, बिकॉज एवरी टाइम ये इसी पिक्स में है। They get stuck like this only. So to them we say that kindly be very careful. और ऐसे लोगों को कोचिंग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको ये पता नहीं चलता कि उनको कहाँ जाके रुकना है। That is where we come into the play. That is one category. Second is trophy wife. आपने एक बहुत बढ़िया लड़की से शादी कर ली, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी सोसाइटी से, बहुत अच्छी फैमिली से, सपोर्ट रहे ना रहे, जो फर्स्ट टाइप में रहे न रहे, आप जैसे उसको घर पे लेके तब उसको ट्रॉफी वाइफ बना देते हो। यू अंडरस्टैंड ट्रॉफी वाइफ क्या है? नो, बट प्लीज एक्सप्लेन फॉर माय ऑडियंस। सो सारे के सारे घर के फंक्शंस में बहू आगे खड़ी रहती है, सारे रिश्तेदारों के सामने हर चीज़ परफेक्ट करती है, एकदम सेट कपड़े पहन के खड़ी रहती है, सुबह उठती है, किचन संभालती है, रिश्तेदारों को संभालती है, अपने माँ बाप को संभालती है, पति को संभालती है, बच्चों को संभालती है, हर चीज़ में परफेक्ट है। बेसिकली द आइडियल गर्ल। हाँ, एकदम परफेक्ट है। बट एकदम परफेक्ट जो इंसान है वो कितना खोखला होगा, बिकॉज वो सिर्फ परफेक्शन के पीछे घूम रहा है। अब ऐसे जो इंसान होते हैं बहुत इनसिक्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा। एक हल्की सी भी चोट होती है उनको तो दे ऑटोमेटिकली रश आउट, और ऐसे लोग बहुत जल्दी अफेयर में गिर भी जाते हैं। इन लोगों को हम कहते हैं कि वॉट यू आर ट्राइंग टू डू इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पे अफेयर्स गुड और बैड इज नॉट देयर, बट द प्रॉब्लम इज कि ट्रॉफी वाइफ कैटेगरी में द मोमेंट दे गेट इनटू दिस फेज ना, अफेयर वाले केस में शादियाँ क्रम्बल होने लगती हैं। वो जो हस्बैंड है उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया अपनी बीवी पे, उसने एक ढांचा बना दिया, बोला ये देखो ये मेरा ढांचा है, ये मेरा घर है, ये मेरे परिवार है, आपको ये हैंडल करना है। और यूजुअली बिजनेस फैमिलीज में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पे यू विल ऑलवेज फाइंड कि दीज पीपल दे आर वेरी डिससेटिस्फाइड। इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स इतना लेवल का ज़्यादा है, आपको देखते ही पता चल जाता है। हाउ कैन समवन बी ऑलवेज हैप्पी? क्या ये पॉसिबल है शोभा? क्या आप जिंदगी में हर बार खुश रही हैं? Have you never been sad? I have always been sad multiple times in my life. I have cried, I have shed. Point ये है कि ट्रॉफी वाइफ को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि वो सैड हो सके।
तो जब ऐसे इंसान आपके सामने आते हैं तो दे विल ऑलवेज हैव समवन और द अदर जहाँ पे दे कैन ब्रेक डाउन, दे कैन शेयर। मुझे लगता है मतलब आई हैव एन ऑल्टरनेट व्यू टू दिस। मुझे लगता है जो लोग स्पेशली लड़कियां जो परफेक्शनिस्ट कैटेगरी, गुड गर्ल कैटेगरी में फॉल करती हैं, मुझे लगता है उनके लिए रिलेशनशिप्स को तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको अपना ही आइडिया ऑफ परफेक्शन को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक इफ़ यू हैव बीन अ गुड गर्ल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू से टू ड्रॉ अ बाउंड्री फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, क्योंकि आपको आपके पेरेंट्स वो परफेक्ट गर्ल जब आप रोल प्ले करते हो तो ही प्यार करते हैं, तो ही आपको लव करते हैं, आपका पार्टनर भी तो ही आपको एक्सेप्ट करता है कि ये ऐसे बच्चे आपको सब लोग आपको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। तो आप जी जान की कोशिश लगाते हो कि आप वो परफेक्शन को लेके चलते रहो और आप वो रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहते हो, क्योंकि फिर आपकी अगर आप वो परफेक्ट इंसान नहीं हो तो आप कौन हो? क्योंकि यूजुअली परफेक्शनिस्ट को बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है ये कि अगर मैं ये नहीं हूँ, अगर मैं एक परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आमिर खान, क्योंकि परफेक्शनिस्ट में हमेशा उनका ही नाम आता है, तो आई एम जस्ट टेकिंग हिज एग्जांपल। हालांकि मुझे लगता है सभी ओवर अचीवर्स कहीं ना कहीं परफेक्शनिस्ट होते हैं, तभी वो ओवर अचीवर्स होते हैं। और जब हम बॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री की बात करें तो ऑल ओवर अचीवर्स कैन बी आमिर खान, बट लेट्स टेक आमिर खान नेम नाउ। इफ आमिर खान इज नॉट अ परफेक्शनिस्ट, देन हु इज ही? If he doesn't spend 3 years making a movie, then I don't think he knows who is he. आइडेंटिटी क्राइसिस है उनके लिए, Right? सो यहाँ पे क्या होता है तो जब इस तरह का इंसान क्या करेगा? मतलब ये उनकी पर्सनल लाइफ कैसे प्ले आउट करेगी? तो ये ऐसे जो इंसान है वो ऐसे इंसान सीक आउट करते हैं जहाँ पे दे कैन बी देमसेल्व्स, दे कैन ब्रेक डाउन। सी क्योंकि हर जगह तो उन्हें परफेक्शन का लेबल लेके जाना है। सो आई मीन यूजिंग आमिर खान्स एग्जांपल, द पॉइंट इज दैट लुक एट हिज मैरिजेस, ओके, आई मीन आई एम नॉट How many? सपोज्ड टू 3, 4 now? ऑनेस्टली आई हैव लॉस्ट हाँ, I have मुझे lost भी नहीं count. पता, Okay, I don't बट द know. पॉइंट इज कि अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स जहाँ पे आप अपने आप को यू कैन ब्रेक डाउन, यू कैन बी योरसेल्फ। तो ऐसे जो परफेक्शनिस्ट होते हैं या ट्रॉफी वाइफ्स होते हैं, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू सीक आउट समवन जहाँ पे वो टूट सके, जहाँ पे दे कैन मेक मिस्टेक्स, जहाँ उनको जज किया ना जाए। और ये अमूमन क्या होता है, दे आर यंगर पीपल। अगेन यू गुड एग्जाम्पल दैट यू गिव आमिर खान, हिज मैरिजेस हैव ऑलवेज बीन विद वेरी एज गैप, देखिए आप, Probably. ह्यूज एज गैप। Okay. सो यहाँ पे ट्रॉफी वाइफ में भी ये होता है, परफेक्शनिस्ट कैटेगरी में भी ये होता है, एंड दिस हैपेंस विद बोथ मेल एंड फीमेल द सेम थिंग। परफेक्शनिस्ट ट्रैप पकड़े या ट्रॉफी वाइफ ट्रैप पकड़े, दोनों केस में ये होता है कि किसके सामने यू कैन बी योरसेल्फ, एक ऐसे इंसान के सामने जिसका खुद का ढांचा क्लियर नहीं है एंड वो आपको लुकअप करता है। यंगर जो होगा आपसे, जो आपसे छोटा होगा या छोटी होगी, दे विल ऑलवेज लुक अप टू यू, वो आपकी बात सुनेंगे, आप जो कहोगे उनके लिए वो पत्थर की लकीर बन जाएगी। तो ऐसे लोग अफेयर में यूजुअली गिरते हैं। एंड अनलाइक जो प्रियंका चोपड़ा वाला कैरेक्टर था, इस कैरेक्टर में कैसा है कि शादियाँ तोड़ते नहीं हैं। इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट दैट आमिर साहब की हो चुकी है 3 शादियाँ 4 शादियाँ, ऐसे लोग शादियाँ तोड़ते नहीं। बिकॉज होता क्या है, इफ यू आर अ ट्रॉफी वाइफ, यू स्टिल आर अ वाइफ, आपकी आइडेंटिटी वो बीवी है, इसके लिए है, और वो आइडेंटिटी आती है आपकी फैमिली से, वो आइडेंटिटी आती है आपकी हस्बैंड से। तो ये लोग इंडिस्क्रेशंस कर जरूर लेते हैं पर वापस आ जाते हैं। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे थे कि अगर मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? You have a clear identity crisis, so you don't want to break out of that perfection. The point that I was trying to make कि परफेक्शनिस्ट के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उनके पास जो है वो उसको चलाते रहते हैं, क्योंकि उनको परफेक्शन का लेबल अगर उनसे हट जाए तो उनको खुद नहीं पता कि वो कौन है। तो आप कह रहे हो कि ये लोगों के अफेयर्स होते हैं, बट वो डिस्क्रीट अफेयर्स होते हैं, डिस्क्रीट अफेयर्स होते हैं, और ये अपनी शादियां तोड़ते नहीं है क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा करेज लगता है। जिम ट्रेनर्स, आपकी सोशल पार्टीज, पेज 3 पार्टीज, गेट टुगेदर्स, ये सब इनके अंदर होता है। This happens a lot because they don't have the courage to break out. So these are basically discrete frivolous affairs, not surface very affairs, serious surface affairs, partnership or whatever they're seeking, nothing like that. Because इसमें क्या होता है, आपको सीरियस अगर होना है तो आपके पास जो सामने वाला बंदा है वो या बंदी उतना ही इक्वली इन्वेस्टेड होना चाहिए, या उसका स्टेचर उतना ही होना चाहिए कि अगर मैं आज ट्रॉफी वाइफ हूँ तो मैं वहां जाऊंगी तो भी मैं ट्रॉफी वाइफ रहूंगी, अदरवाइज आई विल नॉट गो। मेरी आइडेंटिटी का क्या, मैं क्या करूंगी? You getting my point? So I will only have an affair with someone who can actually match up. And once I get very serious, जब मैं जाऊँ तो I have my identity as a trophy wife. Let's say somebody who is listening to this conversation, वो इन दोनों कैटेगरी में से किसी में भी फॉल करता है। Somebody, 2 कैटेगरीज, एक वो प्रियंका चोपड़ा, एक आमिर खान, और ये दोनों हम फीमेल पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे हैं। One is that you come from a very secure, beautiful, lovely, loving, caring family. You have a good career, you have good financial independence, and you end up having an affair. Second,
यू आर अ परफेक्शनिस्ट, सो समवेयर डीप इनसाइड आप कुछ ऐसे परफेक्शन को चेज कर रहे हो जो चेज किया ही नहीं जा सकता है, आपके अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हैं, आपको आप सेटिस्फाइड नहीं इजीली हो सकते हो लाइफ से, आप भागते ज़्यादा हो, आपकी ओवर अचीवर मेंटालिटी है, आप उस माइंडसेट के हो, दोनों इन दोनों लोगों के अफेयर्स हो जाते हैं, तो हाउ डज द जर्नी लुक लाइक अहेड? Okay, both are very different. So usually the first category है when they come to us, I'll give you examples of the ones whom we have dealt with. So usually जो first category हमारे पास आती है, हम उनको कहते हैं just try and test it out. Usually क्या होता है, if they try test something out, अब they are accustomed to always being with such people, जब वो बाहर किसी के साथ अफेयर करते हैं वो भी उस कैटेगरी का हो जाता है, तो वो चूज करते हैं, तो दे अमूमन शिफ्ट, वो चले भी जाते हैं उस अफेयर के अंदर, तो शादियां कभी कभी टूट जाती है। या तो आप ओपन मैरिज में आ जाते हो। ओपन मैरिज में कब आते हो, दोनों पार्टनर एग्जैक्टली सेम चीज करते हैं, क्योंकि उनको सोसाइटी के सामने फसाड मेंटेन करना होता है। पति को पता है बीवी क्या कर रही है, बीवी को पता है पति क्या कर रहा है। सोसाइटी के सामने दे आर वेरी हैप्पी मैरिड कपल, पार्टीज, गेट टुगेदर्स, एनिवर्सरी सब हो रहा है। एक ही सेक्रेटरी है, एक का जिम का ट्रेनर है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बट दे आर हैप्पी डूइंग व्हाट दे आर डूइंग आउटसाइड। या दे विल कंप्लीटली स्प्लिट एंड मूव ऑन। उसमें अगर मैं रेशियो दूं तो 60-40 का रेशियो, 60% पीपल मूव आउट, 40% पीपल ओपन मैरिज में रहकर फसाड मेंटेन करते हैं। फसाड भी क्यों मेंटेन करते हैं, बच्चों के लिए करती है। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 60% रेशियो भी तब आता है जब आपके बच्चे नहीं हैं, तो आपको बहुत आसान है मूव आउट करना। पर जैसे बच्चे आते हैं, बच्चे को भी सोशल कंस्ट्रक्ट देना जरूरी होता है ना, बिकॉज बच्चे भी जज करेंगे, दे विल गेज कि पापा आपने मम्मी को क्यों छोड़ा, मम्मी आपने पापा को क्यों छोड़ा, तो वो जवाब ना देना पड़े, इसलिए वो लोग डिस्क्रीट अफेयर्स मेंटेन करते हैं। ये होता है कैटेगरी 1। अब कैटेगरी 2, ट्रॉफी वाइफ कैटेगरी, बहुत रेयर होता है कि ट्रॉफी वाइफ कैटेगरी बाहर जाती है। काफ़ी बार हम लोग उनको हेल्प करते हैं रियलाइजेशन करवाने के लिए, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। कोशिश ये करते हैं वो अपने हस्बैंड्स को भी लेके आएँ इस सेशन में, ताकि हस्बैंड रियलाइज करे कि वो अपनी बीवी के साथ क्या कर रहा है। यहाँ पे बेनिफिट क्या है ट्रॉफी वाइफ कैटेगरी में, सिंस वाइफ डजंट हैव एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसके पति के सिवा उसके पास कोई आइडेंटिटी है नहीं, तो यूजुअली वो शादियाँ टूटती नहीं हैं। पर यहाँ पे रिस्क भी होता है। काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा, वाइफ murders her husband, wife does something like that, untoward incident happens. That also can happen, and that also happens in many cases. Thankfully, we have not encountered anything like that till now, but usually in trophy wife cases, we try to get the husband into the play. And ये होता ही trophy wife में, trophy husband नहीं होता है। घर जमाई बहुत कम मिलते हैं। आज के केस में there are very few husbands who are into this category, trophy wives are there. यहाँ पे शादियाँ टूटती नहीं है, बट फसाड मेंटेन होता रहता है, और कभी कभी अनहेल्दी भी हो जाता है रिलेशनशिप। व्हाट इज द सॉल्व? अगर एक इंसान काम करना चाहता है एंड दूसरे इंसान को कोई होप नहीं है रिलेशनशिप में, देन व्हाट इज द सॉल्व? एक इंसान काम करना चाहता है, दूसरा इंसान कोई होप नहीं है, द सेकंड पर्सन हैज गिवन अप ऑन द पर्सन, हैज गिवन अप ऑन द रिलेशनशिप, लेकिन उनको ये भी है कि मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ। आई नो सच पीपल। कुछ ऐसी कम्युनिटीज से होते हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज से होते हैं जहाँ डिवोर्स इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, हो ही नहीं सकता, मेरे पेरेंट्स ही मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो डिवोर्स नहीं करना है, लेकिन जो मेहनत लगेगी इस रिलेशनशिप को संवारने सुधारने में, वो काम भी मुझे नहीं करना है, बिकॉज मैं इस इंसान पे गिव अप कर चुकी हूँ, राइट? एंड द अदर पर्सन मे बी दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस मैरिज। तो जब दो लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो फिर कैसे काम करता है? मतलब व्हाट इज द चॉइस फॉर देम, व्हाट इज द रोड अहेड फॉर देम? So I always tell this to people that marriage is the social construct. You should hold on to that. But in this condition, when one wants to and one doesn't want to, there is only one option: to break. We have to ensure that the other person sits across the table and closure है। एक situation ऐसी है कि दोनों बता सके कि आप दोनों का जो difference of opinion है वो मैच ही नहीं हो सकता। आप कह रहे हो कि you believe in marriage, I do. you believe in marriage being a social construct, you believe that marriage को जितना हद तक हो सके बचा के रखना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, it's okay to have an affair on the side. It is not okay to have an affair on the side. It is okay to try something out. कोशिश करें, देखें कि आपके पास क्या है, and then come back and share with the partner that I made a mistake. We encourage that so that the marriage sustains. But जो आपने केस कहा ना, जब एक पार्टनर काम करना चाहता है, एक पार्टनर काम करना ही नहीं चाहता, उसने गिव अप कर दिया है। लेकिन डॉक्टर शीतल, आप वहाँ बहुत पे match नहीं आइडियलिस्टिक होता। सिचुएशन की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता ये रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि आपने कहा कि वो चेक करे कि बाहर क्या है। आई थिंक इट्स अ नाइसर वे ऑफ सेइंग समथिंग व्हिच इज अ वेरी रॉ, अनप्लेजेंट ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी।
जो मैं कह रही हूँ कि इट्स डोंट ब्रेक द मैरिज, हैव एन अफेयर ऑन द साइड। आई एम सेइंग इट इन वेरी ब्रूटल टर्म्स एज इज। मुझे लग रहा है आप थोड़े उनको अच्छे शब्दों में कह रहे हो, प्रिसाइसली। लेकिन बात तो वही है ना। सी मैं रीपैकेज ही कर रहा हूँ। देखिए, आप जो कह रही है, मैं जो कह रहा हूँ, हम दोनों सेम चीज़ कह रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग डिफरेंटली। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि एज अ कपल अगर आपके पास कंसेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, द रीजन आई एम सेइंग दिस इज कि यूजुअली क्या होता है, लोग सुनते हैं, देन दे रीच आउट एंड दे एक्सपेक्ट अस टू हेल्प देम टू डू समथिंग एल्स। लेकिन आपको लगता है कि हमारी इंडियन फैमिलीज, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कंसेंट होगा? कोई वाइफ अपने हस्बैंड को कंसेंट देगी कि तुम जाओ अफेयर करके देख लो, फिर आके मुझे बताना कि कैसा लगा, नहीं लगा, सही लगा? या कोई हस्बैंड ऐसे कंसेंट देगा? मुझे लगता है अफेयर तो होते ही तब हैं, देर ऑलवेज क्लैंडस्टीन। उसका हिंदी वर्ड क्या है मुझे समझ नहीं रहा है। इस पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा शुगर डैडी, शुगर मॉमी, अफेयर्स और ये सारों के जो एप्स है, उसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर इस देश में है। भाई हमारे देश में लोग ही इतने सारे हैं कि हम सबसे ज्यादा हर चीज के सब्सक्राइबर्स हैं। बट पॉइंट ये है, मेरे कहने का पॉइंट ये है कि हमारी जो सोसाइटी है बहुत बदल गई है। ऐसा नहीं है कि ओपन मैरिजेस नहीं होते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम टायर 1 सिटीज या टायर 2 सिटीज में अटके हैं। गाँव में होते हैं। गाँव में सिर्फ इतना शर्म आती है कि बहुत छोटा होता है ना, सबको पता चल जाता है, तो छुप छुप के करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मिर्जापुर जैसी सीरीज में जो शोकेस किया गया है, क्यों किया गया है? इट इज अ रियलिटी दैट इज बीइंग शोकेस्ड। बिकॉज ये एक रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड दैट वी लिव इन टुडे है। तो पॉइंट ये है कि जो दायरे हैं वो बहुत बदल रहे हैं। हमारी जो अगली जनरेशन है उसके लिए शादी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी जो अगली जनरेशन है उसके लिए शायद करवा चौथ या हमारे जो तीज त्योहार है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके लिए डायनामिक बहुत ज़्यादा बदल रहा है। तो इस केस में क्या होता है, अगर मैं ये कहता नहीं हूँ कि मैरिज इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट, वो तो तोड़ ही देते हैं। दे कम टू से कि सर हम तो खुश नहीं, हम तो निकलना चाहते हैं। उन लोगों को मुझे ऑप्शन देना पड़ता है कि यू नो व्हाट, हैव अ लुक एट इट, डोंट गिव अप। बट व्हाई नॉट सिंप्लीफाई इट? व्हाई नॉट जस्ट ब्रेक एंड सी व्हाट्स देयर? या आप अपने डिसीजन से कुछ बेहतर पालोगे या आप रिग्रेट करोगे, या तो रिग्रेट में प्रॉब्लम क्या है कि एक खराब मछली पूरे तालाब को बिगाड़ देती है। इफ वन पर्सन सेज दैट दिस इज बैड ना, दे कीप ड्रमिंग द सेम थिंग टू एवरीवन। मीनिंग एक्सप्लेन दैट मोर। एक इंसान एक जनरेशन में आता है और उस जनरेशन में कहा जाता है कि यार मेरी तो शादियां नहीं चल रही, शादी तो करनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसे 50 पॉडकास्ट में लोग बोलने लगे शादियां नहीं करनी चाहिए, ट्रस्ट में अगली जनरेशन शादी नहीं करेगी। Like, I'm not against movies like Animal. I'm not against movies like Kabir Singh. But what are they trying to solve? Are you trying to tell people कि मर्द ऐसे होने चाहिए और आपकी गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए कि थप्पड़ भी खाए फिर भी उसी से प्यार करे? Do you accept that? Is that good? Bad? आपके हिसाब से क्या है? That's not right. Am I correct? Toxic relationships are not good. बट अब एवरीवन स्टार्ट्स प्रोफेसिंग द सेम थिंग, अगली जनरेशन यही कहती रहेगी कि शादियां नहीं चल रही हैं, लेट अस नॉट गेट मैरिड। व्हाई डू यू नीड टू गेट मैरिड? लेट अस स्टे सिंगल। वी डोंट, इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट मैरिड। तो वेयर डज द कंस्ट्रक्ट कम? देयर आर वेरी गुड चांसेस दैट जस्ट लाइक यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज, वी विल ऑल्सो स्ट्रगल विथ हैविंग नो स्ट्रक्चर। आई एग्री, पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज गुड, but at least you have parents, you have a fabric. You don't take appointments to meet parents. I mean, yes, there are parents when you don't have a connect, but at least 70% of the country doesn't take appointments कि mom dad मुझे डिनर करना है, क्या आप अगले संडे फ्री है, कैन आई कम एंड मीट यू? ऐसा डिस्कशन यहाँ पे नहीं होता है ना। हो जाएगा बहुत जल्द अगर हम यही चीज़ करते रहे, हम इस इंस्टीट्यूशन को तोड़ दे। तो मेरे को लगता है ये दो सिर्फ इस प्लेस से ही नहीं आता है कि ये वेस्ट में ये प्रॉब्लम है और इंडिया में इतने अच्छे कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन है कि ये प्रॉब्लम नहीं है। कल्चर इज नॉट गुड, आई एम नॉट सेइंग इट इज गुड। हाँ, नहीं, जो आप बात कर रहे हो कि इंडिया में हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं लेनी पड़ती है, वो इस जगह से नहीं, मतलब मुझे लगता है जो आप कहने की कोशिश कर रहे हो जिस वजह से ऐसा है वो ये है कि हमारे इसमें बड़ों की रिस्पेक्ट करना, फैमिली को कंटेन करके रखना, वो सब एक कल्चर का पार्ट रहा है। इसीलिए आज हम फैमिली में बिलीव करते हैं और हमारी फैमिलीज में ये नहीं होता है कि हम अपने माँ बाप से अपॉइंटमेंट ले रहे हो मिलने जुलने के लिए। और हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिश्ता है उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? एक बहुत 250 या 300 साल पहले एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, रूसो। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बहुत सिंपली लिखा गया है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके और उसके माँ बाप के इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होता है, माँ बाप बच्चे को स्ट्रक्चर देंगे, उनको शेल्टर देंगे, खाना देंगे, दे विल इंश्योर कि एजुकेशन मिल जाए। 18 साल का होगा बच्चा या 19 साल का होगा बच्चा, कमाने लगेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बदल जाएगा।
अब अचानक से बच्चा जो है वो माँ बाप का ख्याल रखेगा, कंसिडरेशन चेंज हो जाएगी। ये सब चीज़ों के लिए एक रिश्ता चाहिए, इसका जो फाउंडेशन वो मैरिज है। द रीज़न वाई मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगली जनरेशन शायद मैरिज में बिलीव नहीं करेगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम ही नहीं रहेगा ना, कंस्ट्रक्ट नहीं रहेगा। बहुत कम इमेंसिपेटेड लोग होते हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी है लड़कों के बारे से इसके बारे में, बिकॉज औरतों का EQI और EI ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मेन। मेन डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, वीमेन डू। फिर वो ऐसे लड़कों को क्यों झेलें? नहीं झेले, बट आपने बोला मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है और मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें बिलीव करना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। फिर आप ये भी कह रहे हो कि उनका EQ ज़्यादा है लड़कियों का। फिर वैसे कम EQ वाले, कम अंडरस्टैंडिंग वाले, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाले, अपने वेरी स्टबन आइडियाज ऑफ हाउ यू शुड बी वाले लड़कों को क्यों झेले? ना झेले। और उनकी दूसरी रियलिटी यही क्यों हो कि इनको झेलना है और साथ में अगर खुश रहना है तो एक अफेयर कर लो, चलो साथ में, बिल्कुल सही। चलो पहला नहीं चला तो दूसरा भी एक अफेयर कर लो, छुपा के कर लो, अच्छा चलो बता के कर लो, ओपन मैरिज कर लो। उनकी जिंदगी इसमें क्यों लिमिट हो जाए? क्यों नहीं वो मैरिज को तोड़ो? और क्यों हम ये कल्चर ट्रेडिशन के नाम पे ये कॉन्वर्सेशन को और ओपन अप क्यों नहीं कर रहे? अगर इतना ओपन अप हो रहे हैं कि हम एक ओपन मैरिज, एक अफेयर कर लो, उसके लिए ओके हैं, तो वाई आर वी बीटिंग अराउंड द बुश एंड वाई वी आर नॉट कॉलिंग इट आउट वेयर इट नीड्स टू बी कॉल्ड आउट? सो कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप के केस को जब हम हैंडल करते हैं, हम उनको ये नहीं कहते कि आप अफेयर कर लो। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप का केस आता है जहाँ पे द हस्बैंड और द वाइफ, इट्स नॉट जस्ट द वाइफ, हस्बैंड्स 100% आल्सो, True. हस्बैंड्स आल्सो इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। Oh yes. जस्ट बिकॉज मैंने कहा है कि औरतों का EQ EI No, ज्यादा है, 100%. इट डजंट मीन दैट वे। There are many aggressive women. There are many violent Yes. women. There are many what I should say demure men. यस, वो सब रियलिटी है। बहुत सॉफ्ट आदमी होते हैं। वेरी So- वेरी ट्रू। इट्स नॉट वन हम साइडेड। किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप के केस को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप का केस हमारे पास आता है तो वी ऑलवेज एंश्योर दैट amicably that person gets a solution to it. To them, I will not say कि झेलो. Why would we do that? Where do we ask them to do झेलोफाई? In the case of people like Priyanka Chopra or the trophy wife syndrome, where you don't really have a reason to get out of the marriage. आपके पास कोई there has to be a fundamental reason ना कि शादी में क्यों नहीं हो, शादी में क्यों Okay, नहीं tell me one thing. Is boredom a good reason? हो? No. No. तो अगर आप सिर्फ बोर हो रहे हो आपके पार्टनर से, you think that is fixable with your partner. Yes, it is. Hands down. If you're bored with your partner. So boredom is not the right reason. Not at all. बोर्डम का मतलब है मोनोटनी, एक जैसी लाइफ है। इज इंटिमेसी, फिजिकल इंटिमेसी अ रीजन टू ब्रेक अप ऑफ अ Not at all. मैरिज और नॉट? Not at all. तो अगर आपकी फिजिकल इंटिमेसी भी सही नहीं है तो भी आप उस रिश्ते पे काम कर सकते हो। Absolutely. बोर्डम आ रही है तो भी आप उस रिश्ते पे काम कर Absolutely. सकते हो। देन व्हाट आर द रेड फ्लैग्स? कौन से ऐसे एब्सोल्यूट क्लियर रीजंस हैं जहाँ पे वन शुड ब्रेक? Lack of respect, lack of boundaries, physical abuse. When I say lack of boundaries, काफ़ी बार मुझे पूछा जाता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में बाउंड्रीज क्या है ना? रिस्पेक्ट इज देयर ना? जस्ट बिकॉज शी इज समवन्स वाइफ डजंट मीन दैट ही कैन डिमीन हर और हर फैमिली. Financial respect. See, financial respect is also important. Financial respect, physical abuse, toxic relationships, these are all reasons where a person can completely split a relationship. Also, you fall out of love. I cannot make you fall in love again. It is not possible. मैं कोई कामदेव हूँ नहीं, ना मैं कोई गंधर्व हूँ कि मैंने तीर छोड़ा. I can be like Cupid and make you fall in love with your husband or a husband fall in love with the wife. What is not there is not there. You cannot create it. तो इस केस में I don't even say कि आप अफेयर करो, but get out of the relationship because you're going to be sad. You're going to be miserable. And you would not want that. But boredom is not. Intimacy is not. Because why? You know what? आप इंटीमेट है अपने पार्टनर के साथ. एक तो चीज़ है, इंटीमेसी किसी ने किसी को सिखाई नहीं है. हमने खुद ने सीखा है कि इंटीमेट कैसे होना है पार्टनर के साथ. कोई पाठशाला नहीं है जो इंटीमेसी सिखाती है. बट इंटीमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ रिलेशनशिप. So once fine day couples are not intimate, they are focused on their children, your body is changing. See, I did a show Beast में and I was very vocal about this very specific fact. I told कि 40 के बाद या 45 के बाद आप उस तरीके से इंटीमेट अपने पार्टनर के साथ नहीं हो सकते जब आप 20 में थे. इसका मतलब ये नहीं कि रोज रात को आपको फायरवर्क्स करने हैं. Just being there with your partner holding her hand is also intimate. Intimacy doesn't mean that आपको पूरा एक्ट करना है. It is not there. Intimacy can be anything. सो जैसे मैंने कहा कि जब हम अफेयर कहते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली फिजिकल अफेयर पे चले जाते हैं, बट इमोशनल अफेयर इज ऑल्सो देयर. इमोशनल इंटीमेसी इज ऑल्सो देयर. आर यू इंटीमेट विथ योर हस्बैंड और आर यू इंटीमेट विथ योर वाइफ इमोशनली?
आर यू अवेयर कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ना कि आप ढांचा लेके चल रहे हो। मेरे बच्चों की माँ है तो यू स्टार्ट डीलिंग विथ हर लाइक बच्चों की माँ है। So that should not be the case. So that are not the right reasons for leaving a marriage. You can work on that. What is not workable is emotional abuse and physical abuse. Absolutely a strict no. If a woman or a man comes to us and says कि I am getting emotionally abused, I am getting gaslit. Gaslit आजकल बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, एवरीवन हैज स्टार्टेड मिसयूजिंग द वर्ड। अगर कोई गैसलिट है और उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि एक्चुअली आप यू आर इन दैट सर्कमस्टेंस या आपने अपने दिमाग से कंकॉक्शन क्रिएट किया है, तो ऐसे में रिलेशनशिप में आप क्या करोगे? अफेयर रहो ना रहो, कुछ करो ना करो, आप तो फंसे हुए हो। एग्जिट द रिलेशनशिप। If I have to rephrase this whole thing, is saying this, what I'm going to say next is true. Affairs are not a solution, but a signal to what's wrong in your marriage. Is that true? Very true. Because people see affairs as a solution. I think that is where we go wrong with this whole idea of extramarital affair, having something on the side, a sidekick, whatever we want to call it. Right? Because जब आप एक difficult marriage में होते हो या जब चीज़ें काम नहीं कर रही होती तो you see affair as a solution. But if at that point in time you see affair as a signal that that need, that desire is coming because something here is not working. So can I take this affair as a signal and work in my relationship to my best understanding, or involve a professional, a coach, a counselor, a therapist, whoever I can, to solve this for myself? Do you think that would be a better approach, or to just go and have an affair and then get your fundas clear? It's a very unidimensional thing, एक सिंगल डिमेंशन है। अगर मैंने आपको मेरा हाथ ऐसे दिखाया तो आपको मेरे हाथ का ये हिस्सा दिखा, ये हिस्सा दिखा नहीं। होता क्या है कि अमूमन अफेयर्स, एज यू वेरी क्लियर से, दे आर द सिग्नल्स कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द रिलेशनशिप, बट व्हाट इज इट? मतलब हमने दो तरह के अफेयर से शुरुआत की थी। एक तो था कि प्योरली कुछ लोगों का पर्सनालिटी टाइप, कैरेक्टरिटी ऐसा होता है कि वो हमेशा फन और एडवेंचर ढूंढ रहे होते हैं, तो उनके इस रिलेशनशिप में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन उनको बस फन करना है। हम उस लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिनको एड्रेनलिन जंकी होते हैं। वी कैन हैव 10 साइकोलॉजिकल टर्म्स फॉर दैट, बट वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट पीपल। वी आर टॉकिंग ऑफ पीपल जो दूसरी कैटेगरी के हैं, दूसरी कैटेगरी के, जो अफेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ अनमेट नीड्स हैं जिसके बारे में वो खुद भी क्लियर नहीं है, इसीलिए उनके पार्टनर भी क्लियर नहीं है, या फिर वो बहुत बात कर चुके हैं और कुछ सोल्यूशन जो प्रपोज भी होता है उस पर काम नहीं होता है, या दोनों सेम तरीके से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। वट एवर इट इज, you start feeling at the end of the day unfulfilled, and you seek that fulfillment from somewhere outside. This conversation is about that category of people. So I have a case, husband married to wife 20 साल से, okay? Husband is doing everything for the wife. उसने सब कुछ किया, हर चीज़ में ध्यान दिया, ख्याल रखा, उनका एक बच्चा है, पढ़ाया लिखाया, हाई सोसाइटी, वेरी गुड, बट द वाइफ कीप्स कंप्लेनिंग। रेगुलर बेसिस पे उसके कभी सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है। दे कीप एंड अप हैविंग अ फाइट रेगुलर बेसिस पे। हस्बैंड जाता है क्लब में खेलने के लिए, खेलते खेलते उसको कोई मिलता है और उसको लगता है ये इंसान कितना अच्छा है। अब वो हस्बैंड मेरे पास आया, बोले सर मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने बहुत क्लियर बोला, क्या आपने कम्युनिकेट किया अपनी वाइफ से कि आपको एक्चुअली क्या नहीं अच्छा लग रहा है? ये लाइक हर बार करता पर समझ में नहीं आता है उसको। प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिकेट करना इज़ नॉट इनफ। बट जैसा मैंने कहा कि आपको हाथ का सिर्फ ये हिस्सा दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत यहाँ पड़ती है कि आप दोनों को बिठाएं साथ में, बात करें, समझाएं कि क्या हो रहा है। दिस इज़ सॉल्वेबल, ये सॉल्व हो सकता है, बात करने से सॉल्व हो सकता है, दिखाने से सॉल्व हो सकता है, और रिजोल्यूशन यहाँ पे आ सकता है। क्योंकि इवेंचुअली क्या है, दीज आर ऑल फिक्सेबल इश्यूज, और सिर्फ बात करने से नहीं बदलती। बात करने से शुरुआत ज़रूर होती है, बट फंडामेंटली कहीं ना कहीं कुछ मिस हुआ होता है, और ये पास्ट ट्रॉमा भी हो सकता है, प्रेजेंट ट्रॉमा भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे चीज़ों में अगर आप बाहर जाके कुछ कर रहे हो, अफेयर्स या व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू, ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, इट विल नॉट हेल्प। किस तरह के क्वेश्चंस या कॉन्वर्जेशन एक कपल को आपस में करनी चाहिए टू स्पार्क इमोशनल इंटीमेसी बिटवीन देम? मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें यही नहीं पता कि हमें बात क्या करनी है, तो हम वही बातें करते हैं। लंच खा लिया, ऑफिस कैसा था, टेंशन तो नहीं थी, प्रेजेंटेशन अच्छे से हो गया, तुम्हारा दिन ठीक था, कुछ गॉसिप अगर ऑफिस का चल रहा है आपको पता है तो उसके बारे में पूछ लेते हो, दैट इज इट। बट व्हाट इज अ रियली इमोशनल इंटीमेट कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ कपल? Give me the questions. Give me some template. The question basically that you want to be asked to yourself. सबसे पहले आप
क्या चाहते हो, what are the questions जो आपसे पूछे जाने चाहिए. पहले आपको वही सवाल पूछने हैं. जब मैं ये कहता हूँ काफ़ी कपल कहते हैं मुझे तो कुछ पूछना ही नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी द वे आई एम, मेरी तो ज़िंदगी सेट है, मैं क्यों पूछूं. देन मैं उनसे पूछता हूँ अगर आपकी ज़िंदगी सेट है, आप कुछ पूछना ही नहीं चाहते तो आप घर भी क्यों जाते हो, होटल ले लो, लॉज में रह लो, वापस क्यों जाते हो. आपको कुछ तो कुछ चाहिए, यू नीड अ इमोशनल बॉन्ड कनेक्ट. सो बेसिकली आई आस्क कपल्स टू आस्क 5 स्पेसिफिक क्वेश्चंस. दिस इज अ गुड थिंग दैट यू शेयर्ड. सबसे पहले आई आस्क द फैक्ट दैट हफ्ते में एक रिचुअल होना चाहिए जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ कुछ करे. तो हस्बैंड को अपनी वाइफ से पूछना चाहिए संडे को सुबह क्या करना चाहिए, तुम क्या करना चाहती हो, अगर संडे है या सैटरडे है, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू, क्या हम ये साथ में कर सकते हैं. एक बार आपने वाइफ को पूछा, एक बार आप कहो कि तुमने तो मुझे पूछा नहीं पर मैं ये करना चाहता हूँ, साथ में करोगी मेरे साथ. गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू से येस और नो. दैट इज नंबर 1. सी एक्टिविटी पे मैं बहुत फोकस करता हूँ, सो दैट इज नंबर 1. नंबर 2, ऑलवेज आस्क योर वाइफ और ऑलवेज आस्क योर हस्बैंड कि आई एम ए गुड वाइफ और अ गुड हस्बैंड, आई एम ए डूइंग गुड टू यू. दे विल यूजुअली से हाँ अरे तुम तो कितनी अच्छी हो. तो फिर तुम Not necessarily. let's assume my idealistic condition here. No, we are not talking about the ideal couples here at all. We are talking about troubled people. So yeah. तो गुड, अगर वो कहते हैं कि अब मेरे में इतनी सारी दिक्कतें, तो उनसे बैठ के समझो कि दिक्कतें क्यों हैं उनको, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, समझो कि वो क्या कर सकते हो. और काफ़ी अगर अनरियलिस्टिक इश्यूज हैं तो उसको पार्क कर दो और उनको शेयर करो कि आपको क्या इश्यूज हैं उनके साथ. इंश्योर करिए झगड़ा नहीं होना चाहिए. यू आर ट्राइंग टू रिजॉल्व समथिंग. दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन विच आई ऑलवेज ट्राई टू आस्क इज कि सी एवरी कपल नीड्स टू टेक अ ब्रेक. इट इज नॉट जस्ट एन एक्टिविटी बट अ ब्रेक ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन. फिनेंशियल आपकी कैपेबिलिटी हो या नहीं हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा स्विट्जरलैंड में वेकेशन मनाने चले जाओ, कुछ तो करो, कुछ नहीं तो अपने सोसाइटी के नज़दीक में कोई गार्डन है वहाँ पे जाके बैठ लो. दिस इज कपल हु हैव बीन मैरिड फॉर 9 years टुगेदर, बच्चा नहीं है उनका, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर बिल्डिंग अ लाइफ, बिल्डिंग अ कंपनी टुगेदर. वन फाइन डे उनको रियलाइज हो गया एक की कंपनी हो गई, सब सेट हो गया, एवरीथिंग इज फाइन, बट दे हैव नो कनेक्ट. सो व्हाट वी स्टार्टेड टेलिंग देम इज कि एक काम करो, सुबह 6 बजे उठ जाओ, 6:30 बजे से 7:30 बजे वॉक कर लो टुगेदर. They did this for 2.5-3 months. उन्होंने इतना कुछ डिस्कवर किया उसके एक दूसरे के बारे में, उनको खुद को रियलाइज नहीं हुआ था कि ये कुछ ऐसा सोचता है मेरा पति, या पति को नहीं पता था मेरी बीवी ऐसा सोचती है. इट वाज गुड. सो टेक अ ब्रेक एंड आस्क योर पार्टनर कि क्या, व्हाट इज ब्रेक फॉर यू. Take a break with your partner, not from your partner. No, with your partner. Always with your partner. Don't take solo breaks. Don't do Thai trips. But you do advise people to take a break from their partners also. You are an affairs coach after That all. I do. That is like the worst time. No, once they are done with these I'm 5 sorry, I'm days. putting you on spot No, not at in a all. lot of places because I really want to. I want to pick on your brains कि आप जो करते हो आप क्यों करते हो. एक what went wrong? एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट, 3 PhD, 16-17 किताबें जिसने लिख ली. Why is he counseling for or standing for affairs? और why is he working in this very strange domain? और वो ऐसे अपने आप को स्पेसिफिकली अफेयर्स कोच क्यों बुला रहा है? आप एक नाइस लेबल ऑफ रिलेशनशिप कोच के अंदर भी तो काम कर सकते हो, बिकॉज इवेंचुअली द वर्क इज ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट? It is exactly similar. It's exactly the same, It's but why? Is it just to disrupt the market and tell people that, oh, just to build curiosity? Or what is it? Is there a deeper layer to it? What is about affairs that kind of excites you, or that kind of is interesting to you? Or do you really see affairs as a solution or as a signal, as I was saying before? See, क्या just- माजरा क्या है? Okay, Because well- आप तो मार्केटिंग के बंदे हो. It could be just a marketing tactic also. Could it not be? Could be. So 17 years in this ecosystem, in Yeah. this field. Yeah. जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज हुई है, आई एम मैरिड फॉर 13 years, वेरी हैप्पी मैरिज, आई हैव अ 10-year-old son. One thing which I very clearly realized for a fact is that just because I don't want to talk about it doesn't mean that it's not there. I want to be one of those few people who makes it okay to talk about affairs, and I don't want to be the only one. The reason why मैं बार बार कहता हूँ I'm the only affairs coach right now is I want people to come, become the same, so that it can actually help people, not to enable people to have affairs. Just because हम कहते हैं sugar daddy, sugar mommy होनी नहीं चाहिए doesn't mean that it's not there. Also, Shubha, it is not a new concept. Time immemorial रहा है. 200-300 साल पहले भी जिसके पास पैसा था, जिसके पास पैसा नहीं था. It is just that what I have, what you don't have, we merge and we give to each other. So this is not something which is new. I want people to accept it. I want people to work on it. I don't want the
foundation to get shaken, because I see it is getting shaken, and I see so many marriages ending up in divorces for the wrong reasons. A divorce should happen for the right reason. You're not happy, the other person doesn't respect you, there is emotional and physical abuse, get out of the relationship. But if it is not the case, if you're trying to have a very unrealistic image कि my marriage should be like this, मेरा partner ऐसा होना कि चाहिए, वो सैटिन की साड़ी उड़े और वो वायलिन बजे और दैट या इज अ करण रॉन्ग जौहर की मूवी एक्सपेक्टेशन. है, शादियां भी ऐसी हो गई हैं. सी प्रॉब्लम दूसरा ये है कि हमने शादियां ऐसी करने लगी हैं बिकॉज हमें लगता है कि शादियां ऐसे करेंगे, दूल्हा दुल्हन नाचते हैं, पीछे गाना बजता है. प्रपोजल होता है इंडिया में, कभी सुना नहीं था. हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है हम ये मूवी जैसा करेंगे हमारी शादियां भी वैसी होगी. हैप्पीली एवर आफ्टर. हाँ, ऐसा नहीं है. देयर इज नथिंग वाज हैप्पी एवर आफ्टर. चलते चलते शाहरुख खान मूवी अमेजिंग. दैट इज व्हाट मैरिजेस आर लाइक. झगड़े होंगे, यू विल फाइट यू विथ योर वाइफ. साथिया, amazing. I love those movies. Good movies, realistic movies. See, that is how relationships are. But if they all go on to show कि शादी के अगले दिन से क्या होता है, तो ऐसी मूवीज बनानी पड़ेंगी, इसलिए they stop at the day of a big fat wedding. Yeah. And happily ever after, couple going in a car and people want to go to watch movies because they want to escape the reality. You want to go and watch Animal because you want to escape reality. No one does stuff like that in reality. You want to go and watch Kabir Singh because you want a toxic masculinity to be accepted. Horrible. You don't do that यार. ऐसा होता नहीं है. These are realistic things. शादी सुहाग रात के दिन भी झगड़ा होता है. There are chances that you will not even have a good first night. You will fight on the first night. तुम्हारी मम्मी ने क्या बोला, तुम्हारे पापा ने क्या बोला, तुम्हारी बहन मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही थी. नॉर्मल है. कहो ना इसके बारे में, बात करो ना. क्यों नहीं करते हो? क्यों आइडियलिस्टिक रिलेशनशिप की बात करते हो? और फिर क्या होता है? Why affairs happen here? होता क्या है, तुमने देखा तुम्हारे दोस्तों के अंदर ऐसा रिलेशनशिप है, यार वो कितना अच्छे से अपनी बीवी को रखता है, मेरा पति क्यों नहीं रख सकता? लेट मी ऑल्सो सीक समथिंग लाइक दैट. वॉट ही इज डूइंग बिहाइंड हिज बेडरूम डोर, हाउ वुड यू नो? You do not know. So partial picture में people do all this. So that is why I keep talking about it, because that is a reality. Everyone does it. See, today on Instagram, everyone puts a anniversary selfie, a birthday selfie, a vacation pic. They take these amazing snaps. Do they actually enjoy the vacation, or did they go there for taking snaps? That is one existential crisis type of a question जो आज की जनरेशन हम सभी का है. मुझे भी लगता है. से पॉइंट है कि जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है अगर मैं कहीं गया, मैं शोभा के साथ गया हूँ, मैंने शूट किया है, तो क्या मैं इंस्टाग्राम पे डालूँ आई एम शूटिंग विद शोभा? आई हैव स्टॉप्ड डूइंग ऑल दिस. The reason why I do it is because I don't want others to know what I am doing. I am happy being with Shobha and having this discussion. शोभा की जो ऑडियंस है, आपका जो पॉडकास्ट का ऑडियंस है, आपका जो ऑडियंस है, उसको हम एनकरेज कर रहे हैं. वी आर गिविंग द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस. दैट शुड बी हैप्पीनेस इनफ ना, rather than seeking this out. Couples also have started seeking this out, and that is why they end up doing things that they're not happy about. You know, sometimes I wonder, जैसे अगर मैं कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालती हूँ, मैं बहुत कम करती हूँ सोशल मीडिया पे, हालांकि मेरा काम वैसा है, मुझे ज़्यादा करना चाहिए, बट ठीक है, I'll navigate that thing when I have to, when there's a dire need for it. I don't think there's a dire need for that in my life at this moment. But anyway, what I'm trying to say is कि जब मैं कुछ फोटो या कुछ पोस्ट डालती हूँ, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के हस्बैंड्स जो कुछ अच्छे कमेंट्स करते हैं, और मोस्टली वो लोग कभी आपके पब्लिक पिक्चर पे कमेंट नहीं करते, आप कोई स्टोरी में डालेंगे तो डीएम करते हैं. इज दैट सम सॉर्ट ऑफ एन इमोशनल cheating? Do we really need to analyze everything so much? Are we complicating life too much is what I'm trying to ask. Or we should just take it on the face value that yeah, you were looking good, somebody just said that to you. So you go to a party, Shobha, आप कोई पार्टी में जाते हैं, बहुत अच्छे, you have dressed up very well, okay? Probably in the entire party you have dressed up the best. Your friend's husband comes and says, Shobha, you're looking so beautiful, yeah, looking gorgeous, can we have a dance? You go and dance. Would you overanalyze that? पता नहीं, मेरे लिए वो थोड़ा सा dancing with will be a bit too much for me. मेरी कंडीशनिंग जो आज है उसके हिसाब से मुझे लगेगा हाँ थोड़ा मे बी आउटसाइड बाउंड्रीज है. Let's hold that. That's a very good thought. आउटसाइड बाउंड्री So है. when someone DMs you, it is important कि what is said. You are looking very pretty. Okay. यार बहुत अच्छी लग रही हो शोभा, आजकल अच्छा मेंटेन कर रहे हो अपने आप को. Okay. शोभा, you're drop dead gorgeous. How sexy are you looking? Not accepting. Dating what I'm getting what you're saying. So it also depends कि आपके दोस्त का हस्बैंड है, वो कमेंट ओपनली नहीं करता बिकॉज उसको डर लगता है यार सबके सामने करूंगा कुछ हो जाएगा.
पर्सनल में भी आपको एकदम प्रॉपर बाउंड्री में कमेंट कर रहा है ना, हाँ, बहुत अच्छी that's लग रही okay. शोभा, आजकल आपने अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड किया, बहुत अच्छा लग रहा है, दैट्स I'm ओके, happy for your growth. I'm I'm happy happy for for your the growth. person you've become. Yeah, you're yeah. looking so confident, मुझे तो good, ऐसे ही आते हैं. good. It is not like, oh wow, drop dead gorgeous, so Yeah. sexy, what an amazing attire. That is not acceptable. So you have to draw a boundary as to what you're Yeah. accepting. Then if you accept that, And मुझे लगता है as people you get those signals if it is crossing a boundary आपको समझ में आ जाता है जब सामने वाला इंसान कर नहीं रहा आता होता है है. शोभा, people नहीं आता indulge, people लेकिन indulge, फर्क क्या पड़ता है? Let's say अगर get आपका a कोई kick ना. intentional नहीं है. but still you get accustomed to that. No, this is good. Yeah. This It is good. conditioning your mind. Let's talk about this. This is very good. So, for example, I'm using your example, don't mind. हाँ, please do. आपने एक DP photo डाला, you're looking very good. Someone said this to you, Shobha, you're looking drop dead gorgeous, looking so sexy. You're like, thank you, yeah, thanks a ton. I wore this and all that stuff. That person will start validating the fact that I can talk to Shobha like this because Shobha did not respond. So now you have opened the door to that person कि हाँ तुम चाहे कुछ भी कह सकते हो मुझसे and मैं accept करूँगी. अब दूसरी तरफ से सोचो, the moment you start posting pictures, your mind will start automatically expecting that this individual will message me and you like it. You automatically start getting this, your nervous stimuli comes कि हाँ dopamine hit आता है, यार इसको तो मेरे So photos कहीं ना हमेशा. कहीं आप condition होते जा रहे हो is what you're trying to say. So ये Which is true. step 1, step 2, step 3, emotional cheating. Because now, other than your partner, you want this guy also to start commenting on your photographs, start commenting on the way you like. You like it. The attention. Dopamine, Or don't we all love attention? we all do. Dopamine hit. तभी Then- तो ये companies like Facebook, Instagram, any company for that matter, any protein brand, Social any media, wellness brand, any everything, gym, everything is selling because we all love attention. We love attention. And the next step would be you directly sending snaps to him. मैं कैसी लग रही हूँ यार, मैं ना सोच रही थी ये साड़ी पहनूं या ये साड़ी पहनूं, ज्यादा अच्छा कौन सा लगेगा. आस्क योर हस्बैंड ना, why are you asking him? But no, मेरा दोस्त है, दोस्त. It starts with दोस्त. Next step, तुमने मुझे फोटो नहीं भेजा, तुमने मेरी फोटो लाइक नहीं की. You're now telling him that he has to like your photo. He is obligated to respond to you. What are you telling him? So this is an emotional affair, live case. This is what usually happens. I tell So a simple DM coming in your Instagram could be a start of an emotion, is really a start of an emotional affair. So someone, I deal a lot with relationships, so mere maximum clientele, 90% of them are women. Someone told me, Why is it so? मेरे भी majority clients women ही हैं. Are women more in touch with their emotional needs? That's why they seek help. absolutely, Are women more they are high EQ, high high EQ? EI. They aren't ashamed to come and tell, what, my relationship is going down. Men the are drain. usually embarrassed Men to come. embarrassed to come because automatically वो मर्द पे आ जाता है कि तुम कैसे मर्द हो अपनी तुम कैसे हेल्प लेने जा रहे हो, वो भी लव के डोमेन में, वो भी इंटीमेसी को लेके. Oh, what do I know? I don't know that this one knows. I get that. yeah. Right. So 90% of my clientele, rather 95% of my clientele is women. One thing I realized very early in my life, now today, my WhatsApp, my Instagram, my LinkedIn, my Facebook is outsourced. I don't handle it. But there was a time when I used to handle it. And someone suggested to me that after it, I should not respond to women. Why? In spite of me being a coach, I was also giving them an emotional support. Oh, as coaches, we have to draw very hard boundaries. So you have this habit of imposing your needs and want on your coach. That coach becomes your ideal man. Yeah. It And does. I've been there and I'm openly accepting this. My protocols now state that after 8 I don't respond. The reason is very simple. Why should I respond? My team will respond. Now I don't even respond. Earlier after 8 I never used to. Now Mine is after 6, Yeah. by the way. so now my entire WhatsApp and everything is Yeah. taken care by my team. So I'm absolutely fine. But as coaches also, we have to be very careful because the same thing that you're trying to save them from, you yourself are going to do the same. I tell this to husbands and wives both. If your wife or husband is accustomed to posting snaps, sit down with them and tell them, why are you doing it? क्या करना है? What exactly is the end goal? You will end up. No, but Shobha, ये बहुत जरूरी है. Understand Yeah. one thing, very important. Your husband or wife is probably innocent. They don't understand this. But the person who's seeing the snap is not. उसके हिसाब से ये thirst trap है. यानी he or she is seeking attention. And this is very true.
I have completely requested every single client of mine to ensure that whenever they're posting a snap, try to understand the reasons why you're posting. Very important. There has to be a justifiable reason. Why do you need to validate your sari or your suit on Instagram? And that to stories, huh, Shobha? Stories. It's not a post. You're not creating a post. You're creating stories. Why? It's going to go in 24 hours. Why do you need that? मैं ये सिचुएशन इसलिए हाईलाइट कर रही थी कि अगर आप बहुत एक इनोसेंट प्लेन ऑफ माइंड से जस्ट बिकॉज यू लाइक पोस्टिंग स्टोरीज, आप शायद इतने अवेयर भी नहीं हो, आपको पता भी नहीं कि डीपर रीज़न हमेशा वैलिडेशन होता है, वो एज कोचेस वी नो, बट बहुत लोगों को नहीं पता होता. चलो आप यूज टू बी सब स्टोरीज डालने के और सब कुछ करने के, और आप ऐसी अटेंशन से आपको अच्छा भी लगता है, बट आपको पता है कि इट्स नॉट डिस्टर्बिंग माई पर्सनल लाइफ एट द मोमेंट, यू आर ओके विद दैट अटेंशन. बट ये सब तब होता है जब आप सब अच्छे अच्छे हैप्पी हैप्पी सिनेरियो में हो. जिस दिन आप लो सिनेरियो में होते हो, जिस दिन आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही है, आपकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, आपके साथ करियर में नहीं अच्छा चल रहा है, हेल्थ नहीं अच्छा चल रहा, कहीं भी आप लैक फील कर रहे हो, तो ये अटेंशन आपके लिए एक तरह से एक वो सहारा बन जाता है जो आपकी, यू क्रेव फॉर इट, यू वांट इट, एक क्रच बन जाता है, लाइक दैट एज आई वाज सेइंग अर्लियर. एंड देन इट बिकम्स डेंजरस. Then that emotional cheating, you are active participant of that emotional cheating, even if you didn't start out like that, but your mind is now conditioned कि ये मिलेगा तो कुछ तो अच्छी फीलिंग आएगी, अभी बहुत बेकार लग रहा है तो कुछ तो अच्छा लगेगा, something like that. So yeah, I mean, जैसा आपने बोला कि आप सोशल मीडिया पे क्या डाल रहे हो, उससे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो कि आप क्यों डाल रहे हो, स्पेशली जब आप एक बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो. एंड ये सवाल आपके पार्टनर को भी होना चाहिए. Husbands and wives both need to understand why is this happening. If they don't question their partner, please be ready. कल के दिन कुछ होता है तो then you are to blame. You should talk to your partner openly कि why is he or she posting such snaps or videos on social media? What is the reason? So gym snaps हो गए या gym videos हो गए. I've seen people posting it. Why? Why? You're working out in a gym. It's not like you go and take a dump. You're taking photographs for that. You're putting a video that I'm taking a dump. Why are you doing this? What is the essence of it? एंड ये जो लोग फोटोज डालते हैं ना शोभा, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप जब इनको काउंटर करते हो, बोलते हो इससे क्या फर्क पड़ता है, दे विल ऑलवेज काउंटर यू, तुम्हें तो कुछ नहीं पता, आई कैन डू इट, आई हैव टू शोकेस द वर्ल्ड दैट आई हैव अ हैप्पी फैमिली. सो देन द काउंटर क्वेश्चन इज, if that is the only way you can showcase that you have a happy family, then साल You में have 24 deeper shoot problems. कर लो. नहीं, you have a crazy Bigger problem. issues. 24 shoot करवा लो, डाल दो. But that is horrible. Oh my God. Without naming business families, you look at the business families and how they have generated PR today. Oh. Why? Why is it necessary? उनका stock market और इसका क्या connection है? Your company's profit is not based on your PR, but it's a necessity. You have no option. Optics. So eventually, what kind of validation are you seeking? और उस validation की deeper need क्या है? उसको address करना बहुत ज़रूरी है. You want to post pictures, go ahead, but always ask yourself the deeper question. Be in awareness of who you are when you're posting that picture, so that you don't get taken advantage of, or you don't sway away to do some things that you're doing purely out of unawareness. मतलब आप किसी चीज़ एक इमोशनल अफेयर में स्लिप इन हो गए हो जस्ट बिकॉज आप अवेयर नहीं हो, मतलब आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, जस्ट बिकॉज आप यूज टू हो गए हो, आप करना नहीं चाहते थे, आप कर भी नहीं रहे हो, आपको पता भी नहीं कि आप कर रहे हो. So 3 questions for your audience. You ask 3 simple questions: what, why, and how. Okay. What am I putting on social media? Why am I putting this on social media? How do I expect to react to the reactions I am getting to social media? अगर ये 3 रीजंस आप अपने पार्टनर के साथ ओपनली शेयर करके डिस्क्लोज कर सकते हो और पार्टनर सवाल एक भी नहीं करता, जो तुमने कहा सही कहा, तो करो. यार लोगों की लाइफ वैसे इतनी डिफिकल्ट है, एक फोटो से जो वैलिडेशन चाह रहे थे, जहाँ से अच्छा फील कर रहे थे, उसको भी हमने इतने सवालों के दायरे में ला दिया. Has life really become that complicated, or are we really over analyzing everything and trying to make a meaning out of everything, or distort a meaning out of everything? Sometimes I wonder, sometimes I just wonder. But we have started over analyzing everything. I agree to that. That is factor. true too. But problem is what? We are a very distracted audience. Half of the time हम लोग अपने फ़ोन में ही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं. सिंस हम इतना ज़्यादा इस पे ध्यान देते हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर जो करते हैं उसका एनालिसिस भी ज़रूरी है. आपके जो ऑडियंस है, जो ये देख रहे हैं, अगर अपने पार्टनर्स के साथ ये देख रहे हैं, तो उनका फ़ोन ले लो ना एक बार.
और कितने Google लोग ओके होंगे अपने देंगे पार्टनर नहीं, को अपना फोन देने देंगे से, ही नहीं। पासवर्ड देने से? और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया मत सर्च करो, भूल जाओ। लेकिन आपके जैसे रिलेशनशिप कोचेस हैं जो ये बोलते हैं कि रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्री बना के रखो, जरूरी नहीं अपना पासवर्ड देना, जरूरी नहीं है ये करना। तो मतलब वी आर लीविंग ऑडियंसेस आल्सो एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड। नो, मैंने जैसा कहा, मैं सोशल मीडिया देने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, व्हाट्सएप चेक मत करो, इंस्टाग्राम मत करो, फेसबुक मत करो, डोंट चेक ऑल दीज थिंग्स। गूगल क्रोम या अपना ब्राउजर हिस्ट्री चेक करने की परमिशन दे दो, दैट्स इट। और अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ हिस्ट्री का जो डेटा है वो क्लियर करने का आदी है, तो देन दैट्स अ रेड फ्लैग। व्हाई? आरबीआई का गवर्नर है, कैश मेमोरी हैक होगा? नहीं है तो देयर इज नो रीजन फॉर दैट। मैं सोशल मीडिया के पासवर्ड शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा, बाउंड्री रखो, प्रिवेसी रखो, भरोसा रखो अपने पार्टनर पे, पर ब्राउजर हिस्ट्री क्यों नहीं शेयर कर सकते? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? इंटरेस्टिंग। इट इज एज बेसिक एज दैट। सी, पासवर्ड आई अंडरस्टैंड, प्राइवेट बाउंड्रीज आई अंडरस्टैंड, मत शेयर करो। आप अपनी फ्रेंड से क्या बात कर रहे हो मत शेयर करो, आपका प्राइवेट बाउंड्री है, प्रिवेसी होनी चाहिए, प्रिवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड, बट व्हाई ब्राउजर हिस्ट्री? व्हाट्स द हार्म इन दैट? That in today's Interesting. world is very important. I never tell couples to share the social media or email passwords also. Why should you share your email passwords? But browser history should not be clean, na? इंटरेस्टिंग। I am not those coach who will say कि WhatsApp में जो डेटा है वो डिलीट क्यों कर रहा है पति या पत्नी, वो सब देखने मत जाओ ना, ब्राउजर हिस्ट्री पे तुम्हारी जिंदगी अटक जाएगी। अरे there are couples who have private accounts where the spouse is not there. They have their friends. फिंस्टा, फेक इंस्टा, नो। No, you have that private account ना, green color का asterisk वाला आता है। अच्छा, वो दैट क्लोज ग्रुप, Yeah. whatever you share for a close Why group do of you need a people. close group where your spouse is not there? What is there to share that should not be there with? In that case, then just not do it on Instagram. No? Red flag. These are red flags, and these are major red flags. Now, if you as a couple, अगर आप नजरअंदाज कर रहे हो, तो then I think you are being dumb. I'm not saying fight. Talk na. Don't encroach her rights. Don't encroach his rights. But if your husband is accustomed to going to the boys' parties regularly, what does he do in the boys' party? You should be aware. I go to blow off steam, यार. तुझे क्या करना है? Okay, go up to blow off steam, but वापस आ जाओ रात को. Why is the blowing off steam overnight? So you're saying कि you can't take a trip with your friends, like take guy it. friends, girlfriends, etc. Take it. But periodic होता है ना, not every month. How the frequency basically? What are you doing? You're not doing something so taxing. And see, for people who take monthly breaks, I don't mind. But are you taking monthly breaks with your wife also? Then okay. You take 10 breaks with your boys, take at least 5 breaks with your girl. I get it. What you're trying to say is frequency versus the intent. Basically, our objective of this conversation is to put the right questions out there. अभी लोग इनको कैसे इंटरप्रेट करके अपनी लाइफ में, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन बहुत यूनिक है और हम हर किसी के लिए यूनिकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं. वी आर गिविंग अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्ट्रोक्स ऑफ क्वेश्चंस जो आप पूछ सकते हो, सिचुएशंस जो आप जैसे एनालाइज कर सकते हो. अगेन आई रिहैश दिस टू माय ऑडियंस कि आपकी सिचुएशन बहुत यूनिक हो सकती है, and this is not your personal counseling session that you will get exact solution for your exact problem, right? लेकिन कौन से सही सवाल हैं, कौन से रेड फ्लैग्स हैं, कौन से चीज़ों को आपको एनालाइज करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को एनालाइज नहीं करना चाहिए, कहाँ पे लॉन्ग रोप दे देना चाहिए कि चलो कर देते हैं, कहाँ पे लॉन्ग रोप नहीं देना चाहिए, किस चीज़ की क्या डेफिनेशन है, क्या आइडियल सिचुएशन है, क्या आइडियल नहीं है, आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, उस पर्सनालिटी टाइप की क्लियर टेंडेंसीज क्या हैं, उन टेंडेंसीज से आप उनके अराउंड कैसे काम कर सकते हो, ये सब हम यहाँ पे आपको ब्रॉड स्ट्रोक्स दे रहे हैं. आई वांट टू बी वेरी क्लियर टू माय ऑडियंसेस. जब भी आप कोई पॉडकास्ट देखो तो अपनी लाइफ को उस पॉडकास्ट के थ्रू ये मत सोचो कि जो उसमें कहा है वर्ड बाय वर्ड आपकी लाइफ में चिपक जाएगा और सेट हो जाएगा. बस नोबडी इज एनालाइजिंग. एज कोचेस वी आर नॉट एनालाइजिंग योर पर्सनल सिचुएशन. वी कांट, राइट? सो इट इज फॉर अ ब्रॉडर ऑडियंस and to give you a broader idea and overview of what's happening or probably is happening with your relationship or your marriage. Is there anything else that you want to add on? Is there any other advice that you want to give to the people जो इस conversation को सुन रहे हैं, जो अभी तकलीफ में हैं, जो उस कस्प पे हैं कि खुश भी नहीं है पर इतने दुखी भी नहीं है कि तोड़ दें रिश्ता,
पर इतने भी दुखी नहीं है कि एक अफेयर ना करें या कर लें. What is your final advice to such people who are in a troubled marriage or a relationship at this point? In a troubled marriage or relationship, I have always said that marriages are very important. Again, I'm trying to say the same thing, but you should not be in a relationship where you're suffering. If you feel that you're suffering in the relationship, if you feel that you're in a toxic relationship, then please find the right way out. But if you feel that there is something amiss in the relationship, please don't try to find it outside. Try to speak to your partner, essentially try to talk to them and try to come to a space wherein आप उनसे बात करके इस चीज़ का रेजोल्यूशन लेके आ सके. बट हाँ, किसी एक रिश्ते को इसलिए खींचना बिकॉज रिश्ता हमने एक बार बनाया है, वो ऐसा कहना है कि मेरे पिताजी मुझे बचपन से लेके अभी तक मार रहे हैं और वो मेरे पिताजी है तो मैं उनको छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती, वो बड़ी बेवकूफ़ी है. आई माइट साउंड वेरी वियर्ड, हम अपने माँ बाप के में ऐसा बोल नहीं सकते, बट अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो है, एक्सेप्ट करे, मूव ऑन करे. आपकी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी तरफ है. अगर आप खुद ही खुश नहीं है तो किसी और को तो क्या ही खुश रखेंगे. ये हमेशा याद रखिएगा. दिस इज द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से. यू नो, एम्पैथेटिक लोग जो होते हैं, यानी कि जो लोग दूसरों के शूज़ में जाके उनकी सिचुएशन समझ सकते हैं, वो लोग सबसे बड़ा इनजस्टिस कभी अपने साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि वो दूसरों को इतना लॉन्ग रोप देते हैं, इतना समझते हैं हाँ माँ ने ऐसा किया तो सही है, उनकी सिचुएशन ऐसी है, हाँ फ्रेंड ने ऐसा किया तो ठीक है, मैं उसके एंड से देखूँ तो सही लगता है. इट इज़ ग्रेट टू बी एम्पैथेटिक, बट इट इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ. एम्पैथी विद बाउंड्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनल नोट, योर ऑडियंस शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ. आपकी ज़िंदगी में कितने ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पे आप सफ़र कर रहे हो? अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आप उस रिश्ते में क्यों हो? इसलिए हो बिकॉज दोस्त है यार, 20 साल से साथ में हो, 30 साल से साथ में हो, रहना पड़ेगा. कोई ज़रूरत नहीं है. आप अपने आप को ये कह रहे हो कि आप तो सफ़र करने के लिए बने हो, तो व्हाट्स द डिफरेंस? इट इज़ यूजलेस, फ्यूटाइल. अगर आप किसी रिश्ते में इसलिए हो बिकॉज रिश्ता बना हुआ है तो बेवकूफ़ी. जैसा आपने कहा, बहुत सही कहा, ये जो लॉन्ग रोप होता है ना, वो देने की ज़रूरत ही नहीं है. किसको लॉन्ग रोप देना चाहिए? खुद को, अपने आप को, ताकि आप खुश रह सको. वरना दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई एवरी थर्ड पर्सन और फोर्थ पर्सन इज सफरिंग विद डिप्रेशन. इट्स रियली सैड. Now to sum up this conversation, एक सवाल जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, that is their definition of success. आप relationships, marriages, affairs के context में success को कैसे देखते हो? What would be a successful relationship like? What would be a successful affair like? Blasphemy. Is there one? Blasphemy in the end. Blasphemy. Mic Good. drop, bomb drop. Not mic drop, bomb drop. A successful marriage or a successful relationship would be when I would be happy to wake up to the same person every day. And a successful affair would be then I would like to sleep thinking about my partner every night. Couldn't have said it better. एक बार वापस करके सुन लीजिए जिन लोगों के लिए थोड़ा जल्दी से चला गया है, because I know it's a thing to catch, you know, and have an understanding of. Thank you, Dr. Sheetal, for joining me for this conversation. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपसे बात करके, और मैं इस पॉडकास्ट पे ना जनरली जो नॉर्म होता है, जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उनको चैलेंज करने की कोशिश करती हूँ और देखती हूँ कि जो दुनिया में इन अच्छी बातों के अलावा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, कर तो रहा है ना, किसी रीज़न से कर रहा है, तो क्या रीज़न है? उस रीज़न में घुस कर क्या हम सही प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या हम सही सवाल पूछ सकते हैं? जितने ज़्यादा हम सही सवाल पूछ लेंगे उतना ज़्यादा हम लाइफ को अनकॉम्प्लिकेट करेंगे और सही आंसर्स की तरफ जाएंगे और अपने लिए जो अपनी ड्रीम लाइफ है वो क्रिएट कर पाएंगे. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग मी. Thank you, ma'am. Thank you. It was a joy to be here. Yeah. Thank you. Now to my audiences. You know, आपने इस पॉडकास्ट पे मुझे पहले भी कुछ ऐसे टॉपिक्स लाते हुए देखा है जहाँ पे आपको लगता है कि इस बारे में बात क्यों हो रही है, या ये तो हमारे कल्चर के अगेंस्ट है कॉन्वर्जेशन. आई होप आप लोग इन कॉन्वर्जेशंस को मौका दें सिर्फ सुनने का. ये जितनी देर का एपिसोड है इसको पूरा सुनने का, एक ओपन माइंड के साथ. आप अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो आपका कॉल है. मैं जेन्युइनली ये बिलीव करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो भी चॉइस बनाते हैं उस हर एक चॉइस का आप एक कॉस्ट पे करते हैं, और आप किस कॉस्ट को पे करके खुश हैं या क्या पे करना चाहते हैं, दैट इज़ योर पर्सनल डिसीजन. बट दिस कॉन्वर्जेशन वॉज अबाउट ओपनिंग अप अ डायलॉग वेयर वी कैन एड्रेस वन so-called problem that we see in the society and what is it that it is highlighting as a deeper issue for all of us to look at.
and I hope you take it with a pinch of salt, but you do give it a chance to listen to it till the very end. And जो लोग अब तक इस conversation में हैं, thank you for listening so far. आप इस कॉन्वर्जेशन को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं अपने किसी भी रिश्ते में स्टक फील कर रहे हैं, या ऐसे फ्रेंड्स जो एक कस्प पे हैं, बिल्कुल बाउंड्री पे हैं कि वो कुछ ऐसा कदम उठा लें जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, वो एक अफेयर के बारे में सोच रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. शेयर दिस विद देम. ये उनका माइंड ओपन अप करेगा, शायद उनको अवेयर कराएगा कि वो अपनी लाइफ में आज कहाँ हैं और जो वो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं और उसका पैरेलल सोल्यूशन क्या हो सकता है. Do support the channel, subscribe to the channel, like, comment and share because the algorithms work in that fashion. जितना आप conversation के साथ engage करते हैं उतना ही algorithms हमें support करते हैं, हम और लोगों तक पहुंच पाएं जो लोग genuinely इन conversations को crave करते हैं, जिनको इनकी ज़रूरत है, उन लोगों तक ये conversation पहुंच पाए और उनको एक direction दे पाए. Thank you for tuning in for this episode. I'll see you in the next one.